अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। नॉवल सागर किनारे बाय उम्मे तैफूर की ये 9वीं किस्त है। ज़िंदगी तब बुरी नहीं लगती जब आपको मन चाहा ना मिले। ये तब बुरी लगती है जब आप मन चाहे के हाथों धुतकारे जाएं। वो भी सह जाती अगर वो ये ना जान पाती कि सालिक पाशा किसी और के धोखे में उससे बात करता रहा था। वो भी सह जाती अगर उसने सालिक पाशा के अंदाज और लहजे में खुली हैरत, तासुफ, बेगानी और उकताहट ना महसूस की होती। वो सोच लेती कि उसकी मोहब्बत में इतना दमखम ही नहीं कि सालिक के दिल को छू पाती। मगर जिस इतराक ने उसे निढाल कर दिया था, उसे वो सोचना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन वो जोंक बन के उसकी रगो जान से चिमट गया था। उसकी सारी हिम्मत, सारा मान चूस-चूस कर उसे बेजान किए दे रहा था। अगर वो नहीं तो कौन? सालिक पाशा किसके धोखे में उससे बात करता रहा था? उसके अलावा कौन हो सकता था भला? साफ था सब, मगर वो इसे धुन के पार रहने देना चाह रही थी। उसकी बेताबियों का आमीन था वो, उसकी बेचैनियों का गवाह। यकदम कैसे उसे अजनबियत की खाई में धकेल गया था। उस मान का क्या करती जो मोहब्बत के लबादे में मलफूफ तार-तार हुआ पड़ा था। अज़ियत सी अज़ियत थी, घुटन सी घुटन थी। धीरे-धीरे शकिस्ता कदमों से वो घर में दाखिल हुई थी। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते वो एक दुआ शिद्दत से मांगी थी कि उसका माँ से सामना ना हो। कबूलियत की घड़ी थी। मिसेज़ मंसूर उसके आने से महज़ आधा घंटा पहले मंसूर साहब के साथ कहीं गई थीं। उसने शुक्र का कलमा अदा किया और अपने कमरे में आ गई। उसे यकीन था अगर मामा ने उसे देख लिया होता तो वो खुद पर कभी काबू न रख पाती। जो जवार भाटा दिल में ऊधम मचा रहा था, यकदम फट के उसकी हस्ती को ताराज कर जाता। वो अकेले में रोना चाहती थी, बिल्कुल तन्हा अपनी ज़ात की बेमायगी का मातम करना चाहती थी। उसने कमरे में आकर आईने से सजी दीवार के स्पार्ट्स ऑन किए और खुद को नीम वाल्वों से यूं देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हो। और वो अपना ये शिकस्ता रूप पहली बार ही देख रही थी। फिर यकदम वो अपने बेड के साथ कमर टेकते हुए नीचे कालीन पर बैठती चली गई। उसके हाथ में कान के अंदाज में कानों के आवीज़े, कलाइयों से घड़ी और ब्रेसलेट उतारने लगे। उसे पता भी नहीं चला और आंसू एक तवातुर से उसका गिरेबां भिगोते चले गए। जब उसने सामने आईने में निगाह उठाकर अपने तर चेहरे को देखा तो जैसे खुद पर बांधा हर बंध तोड़ डाला। वो इस कदर बिलक बिलक कर रोई कि आंसुओं को उस पर तरस आ गया। वो किस किस बात पे ना रोती, अपने ना चाहे जाने पर, अपने इतने कीमती जज्बात और एहसासात के बेमोल हो जाने पर, सालिक पाशा की बेअतनाई पर, उसकी बेरहमी से सुनाए जाने वाले फैसले पर, या फिर ये कि वो जान गई थी कि सालिक पाशा जिस लड़की के धोखे में उससे बात कर रहा था वो कोई और नहीं, माहूर थी। सबसे ज़्यादा यही बात उसका दिल ची रही थी। उसकी हालत उस शख्स जैसी थी जो लहरों के बहाव पर सफ़र करता बहुत दूर निकल गया हो, मगर एक ही दमदार और सफाक मौज उसे वापस किनारे पे ला पटके। वो भी मोहब्बत के समंदर पे सबक रवि से बहुत दूर निकल आई थी और फैसले की एक ज़ालिम लहर ने उसे वापस किनारे पे ला फेंका था। वो रोते-रोते निढाल से पेट में घुटने दिए कालीन पर लेट गई। सामने आईना भी उसके दुख पर चटक सा गया था। उसकी माथ पे किरची-किरची होने को था। उसने सिसकियों को जारी रहने दिया और आंखें मूंद लीं। सुबह तक अब्रिश रात होड़ की अंदरूनी शिकस्त और यकतक ने उसे तपती भट्टी में डाल दिया था। पूरा दिन गुजर गया था मगर माहूर अब्रिश से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ था। ना वो ऑफिस आई थी, ना ही कॉल पिक कर रही थी। पहले तो बेल जाती रही और कोई पिक नहीं कर रहा था, फिर बिल आखिर ऑफ हो गया था। उसने फिक्रमंद होकर मिसेस मंसूर से राब्ता किया तो उनसे मालूम हुआ कि वो कल शाम से बुखार चढ़ाकर बैठी है और सारी रात जागने की वजह से अब तक सो रही है। माहूर ने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब न जाना, ऑफिस के ज़रूरी काम निपटा के उसे कल आने वाले में मुनक्किद होने वाले ग्रैंड इवेंट के इंतज़ामात भी चेक करने थे। ये ज़िम्मेदारी सर मंसूर ने इन दोनों को सौंपी थी, मगर अब अब्रिश नहीं थी तो उसे ही स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलकर मैनेज करना था। तैयारी बिल्कुल मुकम्मल थी, लेकिन चंद चीदा-चीदा अमूर अभी ज़ेर अमल थे। पहले पहल माहूर को इस इवेंट में ऐसा कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, मगर जब मोमिन ने आना था तो दिलचस्पी का सामान खुद ब खुद पैदा हो गया था। इससे मुलाकात का हर हर मौका कीमती मोती की तरह माहूर की याददाश्त के सीप में महफूज रह जाता था। भले दिन में 10 मुलाकातें होती, मगर अगली मुलाकात का चाम पहले से बढ़कर महसूस होता। और अब तो मसरूफियत के सबब दोनों को मिले 4-5 दिन हो चुके थे। हाँ, सोने से पहले मोमिन कॉल करके उसे खाना नहीं भूलता था। वो स्टाफ मेंबर को कब नूर और सरनर के साथ इस हॉल का जायज़ा लेने चली आई जहाँ इस इवेंट के अरेंजमेंट्स किए गए थे। ये बहुत बड़ा हॉल था और चूँकि राठौर एंड को के सभी कारोबारी हलीफ शामिल थे, लिहाजा इंतज़ाम भी खासे बड़े पैमाने पर था। वो हर जानिब एक तफसीली निगाह डालती, इंस्ट्रक्शंस देती, धीरे-धीरे चलती एक कॉर्नर टेबल पे आ रुकी। उस टेबल पे मोमिन की फ़र्म के नाम का प्ले कार्ड रखा था। वो एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। सामने वाली कुर्सी यकटक देखते वहाँ यकदम जैसे मोमिन आ बैठा। इर्द-गिर्द का सारा मंज़र हवा हो गया और अब बस वो और मोमिन वहाँ दुनिया और माफ़िया से बेखबर एक-दूसरे की आँखों में आँखें डाले बैठे थे। ब्लैक टू पीस में वो शहज़ादा लग रहा था और खुद माहूर का लिबास सितारों से बुना गया था, सोने की तारों से सजाया गया था।
उसकी आंखों की चमक हैराकुन थी और उसका हाथ मोमिन के हाथ में था। ये तस्वुर निहायत दिल खुशकुन था। उसके दिन रात आजकल मोमिन के ख्वाब बुनते गुजरते थे। दिल में कई बार इरादा बनता था कि नाइमा पाशा को भी उसके बारे में बता दे, मगर जुलेखा दादी ने कहा कि वो खुद ही मुनासिब मौका देखकर बात करेंगी। दिल उसके साथ मुतमईनी था और वक्त उसके हाथ में था। किसी की ज़ोरदार आवाज़ में सोकर घसीटने के बायस यकदम वो इस तस्वुर से बाहर निकल आई, गर्दन इधर-उधर घुमाकर जायज़ा लिया और एक सुकून आवर सांस खारिज करके मोबाइल निकाला और मोमिन का नंबर मिलाने लगी। हेलो मोमिन, कैसे हो? क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ मोमिन कॉल पिक करते ही बेताबी से पूछ रही थी वो। मैं माही, वो शॉप नहीं थी जिसके बाहर से गुज़रते तुम्हें डिस्प्ले पर लगा डायमंड सेट बहुत पसंद आया था, जिसको हम दोनों कितनी देर एवं देखते रहे थे? माहूर का दिल धड़क उठा। तो क्या मोमिन वो सेट उसके लिए खरीद रहा था? ये मोमिन भी ना बहुत फजूल खर्च है। उसने मोहब्बत से सोचते हुए ताईदी हुंकारा भरा और इठलाती बोली। देखो मोमिन, अभी ऐसी क्या ज़रूरत है फजूल खर्ची की, तुम भी ना। अरे नहीं, उसके साथ ही एक शॉप है। पप्पू फालूदे वाला। वहाँ से फालूदा खा रहा हूँ कुलीग के साथ। यकीन करो, तुम्हें मिस कर रहा था। तुम्हारे साथ फालूदा खाने का टेस्ट ही कुछ और होता। माहूर का दिल किया काश इस वक्त उसके सामने होती तो फालूदे का बाउल मोमिन के सर पे उल्टा देती। वो ज़ेरेला बोली, इडियट। तो मोमिन का जानदार कहकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट ले आया। वो आंखें बंद करके उसे महसूस किए गई। अच्छा माही, रात में बात होती है, इस वक्त कुलीग साथ है। कल तुम्हारी कंपनी का इतना बड़ा इवेंट है, माँ बदौलत भी तशरीफ लाएंगे। कल का दिन बहुत खास है। मैं तुम्हें वापसी पर दादा से मिलवाऊंगा। ओके, सी यू। वो फ़ोन बंद कर गया था और माहूर ने दांतों तले ज़ुबान दांतों तले दबा ली थी। वो इसे बताए बगैर दादा से मिल चुकी थी। यूं ही अब्रिश के साथ वापस घर आते हुए उसे एकदम ख्याल आया कि वो अभी तक दादा से नहीं मिली और ऑपरेशन के बाद उसका इयादत करना तो बनता था। वो दोनों ही मोमिन के घर चली गई थी। उसकी तवक्को से बढ़कर दादा ने उनका वेलकम किया था। वो शर्मिंदा सी होती रही थी। अब्रिश भी इतने प्रोटोकॉल पे उस पर रश्क करती रही। इतनी मोहब्बत थी उसके लिए, दादा के हर अंदाज में रश्क तो बनता था। जब से अब्रिश को उसके और मोमिन का मुतल्लिक पता चला था, हर वक्त कान खाती थी। वो इन दोनों के लिए बेहद खुश थी। अब्रिश का ख़्याल आते ही ध्यान एक बार फिर उसकी जानिब चला गया। उसको सोचती वो बाकी के इंतज़ामात देखने उठ खड़ी हुई। सब कुछ परफ़ेक्ट था। हर शय अपनी जगह फ़िक्स थी। कल बहुत बड़ा इवेंट था। इतना बड़ा जो उसकी किस्मत पलट देने वाला था। दादा ने अपने कमरे की सारी अलमारी उखाड़ डाली थी, लेकिन उन्हें एक भी ढंग का जोड़ा नहीं मिल रहा था। वो उकताई हुए सहन में कुर्सी पे आ बैठे। मोमिन के घर से जाते ही वो इस काम में मशगूल हो गए थे, वरना वो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देता था जिससे उन्हें थकन का एहसास हो। मगर उन्हें थकन हो कैसे सकती थी? जब ज़िंदगी से मुलाकात हो जाए, हर दर्द तकलीफ दूर भाग जाती है और माहूर उन्हें बिल्कुल ज़िंदगी का पट्टू लगी थी। कल पहली बार मोमिन की गैर मौजूदगी में वो इनका पता लेने उनके घर आई थी। झिझकी सी और कुछ कन्फ्यूज़ सी, चाँदनी जैसी रंगत वाली माहूर ने जब अपना तारुफ़ करवाया तो लम्हे के 1000वें हिस्से में दादा ने उसे दिल में ये खिताब दे दिया था। वो निहाल ही हो गए थे। उन्हें अंदाज़ा तो था कि मोमिन ने बड़ी प्यारी लड़की पसंद की होगी, मगर माहूर उनकी सोचों से भी अरफा थी। उसका चेहरा देखकर जीने को दिल करता था, यूँ जैसे आसमान पे टमटमाते लाखों सितारों में इकलौता दमकता सितारा जो फ़ौरन नज़र अपनी ओर खींच ले। जैसे बेनाई लौटने के बाद नज़र आने वाला पहला चेहरा। वो क्या कहते हैं, क्या मिसाल देते हैं, बस वारी सदके होते रहे। माहूर को इतने गर्म जोश इस्तकबाल की उम्मीद नहीं थी। उसे यहाँ आने के लिए बहुत हिम्मत जमा करनी पड़ी थी। दादा के हाथों की चाय भी पी थी। उनकी मज़ेदार बातों को एंजॉय भी खूब किया था। वो एक बार हंसती तो दादा 1000 बार निसार होते। उसे बार बार मोमिन की दुल्हन कहकर मुखातिब करते तो दिल धड़क उठने के साथ शर्म से भी घेर लेती। मगर अब उसके जाने के बाद से दादा को चैन नहीं था। शाम मोमिन आया तो उसे टटोलती नज़रों से देखते रहे, मगर जब उसने माहूर की बाबत सवाल न किया तो वो भी चुपके बैठे रहे। उन्हें बस अब रिश्ता पक्का करने की जल्दी थी। पक्का क्या करना था, उन्होंने सोच रखा था कि शादी की तारीख लेकर उठेंगे, जबकि मोमिन अभी मजीद आजकल आजकल पर टाले जा रहा था। सुबह होते ही उन्होंने अपना खास और ख़ास जोड़ा निकलना चाहा तो कुछ भी पसंद ना आया। यहाँ तक कि मोमिन के कपड़े भी देख डाले, मगर अब वो पैंट शर्ट पहने से तो रहे। नतीजतन उकताई हुए सहन में आ बैठे थे और शाहवेज़ को फ़ोन खड़का दिया। वो बोतल की जिन की तरह हाजिर नहीं हुआ था, बल्कि पौन घंटा इंतज़ार करवाने के बाद आया था। आते ही दादा ने कड़क निगाही से सर से पाँव तक घूरा और बोले, फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ा। कैसा फ़र्क दादा? किस बात की फ़र्क कर रहे हैं आप? शाहवेज़ ने बौखलाकर अपना बाहर को निकला पेट साँस खींचकर अंदर किया। पेट ढीला छोड़ वरना मैदा उलट जाएगा। दादा ने फ़ौरन उसका पेट नॉर्मल हालत में कराया। फ़र्क ये कि तेरी भाभी ने तेरे मोबाइल पर बताया था कि आधे घंटे से नहाने घुसा हुआ है और न जाने कितना वक़्त लगेगा। मैं यही देख रहा हूँ कि अब इतना पानी का ज़िया करके भी, इतना साबुन घिसा कर भी, इतना वक़्त बर्बाद करके भी तू अब भी वैसा ही डब-खड़ब्बा है। मेरा नमकीन हुस्न हमेशा से आपको जलाता आया दादा। आपके पोते की तरह चिट्टम चट्टा फीका गोंगलू होना मुझे पसंद नहीं है।
ऐसी भी रंगत पे ये आलम है कि लड़कियां मक्खियों की तरह भिन भिन करती हैं, अगर जरा गोरा हो जाता तो घर से निकलना अजाब हो जाता। वो बड़े सरसरी लहजे में अपना कसीदा पढ़ते हुए दादा के बिल्कुल सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गया था कि नखियों से उसने दादा की छड़ी देख ली थी जो उनके पास नहीं थी इस वक्त। दादा खुशमकी नजरों से उसे घूरते रहे, फिर सर झटक कर असल मुद्दे तक आए। ये बता कि तेरा दादा किधर है? मियाँ जी। वो। शाबेज ने सोचने में खासा वक्त लिया। दादा पहलू बदलने लगे, तभी वो चुटकी बजाता हुआ बोला, हाँ याद आया, वो सो रहे थे। उसके ठुस से जवाब पे दादा ने अपनी छड़ी की तलाश की। बात शुरू ऐसे करता था जैसे पहाड़ ढाने लगा है। शावेज भांप क्या कि वो छड़ी ढूंढ रहे हैं, इसलिए फौरन इशराफत की जून में लौट आया। अच्छा अच्छा ठीक है, बताए क्या काम है मियाँ जी, क्या बुलवा के लाऊं? उसके कपड़े ला। क्या? शावेज। अच्छा, हद करते हैं दादा आप। कपड़े ले आऊं तो दादा को ऐसे कैसे छोड़ाऊं? और भला वो कोई चार माँ काका हैं जिसके कपड़े मैं इतने आराम से उतार लूंगा? बकवास बंद कर बागड़ बिल्ले, और आराम से मेरी बात सुन। उसकी अलमारी से कोई बेहतरीन से जोड़ा निकाल कर ला, ऐसा जो बिल्कुल नया हो। तेरी दादी को शेरवानी पहनकर जोकर बनने का बड़ा शौक है, तो बस कोई शेरवानी निकाल ला उसकी। क्या दादा, मरवाएंगे आप मुझे? अगर मियाँ जी ने मुझे अपने कपड़े चोरी करते पकड़ लिया तो मेरे उतार कर सेहन में खड़ा करके जूते लगाएंगे। मुझे भरी जवानी में ऐसे स्टंट्स करके मरना नहीं है। और आप करेंगे क्या मियाँ जी के कपड़ों का? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कराना? अब अगर तेरी जुबान चलना बंद ना हुई तो तेरा दादा तो बाद में तुझे कुटेगा, उससे पहले मैं तेरी आत्मा रोल दूंगा। मेरी आत्मा तो उस दिन से रो रही है जिस दिन से आप लोगों के मत्थे लगाऊं। वो मुंह फुलाता हुआ कुर्सी से कमर टेकती हुई बोला, अब बता भी चुके कि क्या करना है मियाँ जी के कपड़ों का? पहन कर जाने हैं मोमिन के ससुराल। अपनी बहू के हाथ पे शगन रखूंगा और शादी की तारीख पक्की करके लौटूंगा। वो सीना फुलाते हुए बोले तो शावेज हजरत आवेज लहजे में गोया हुआ। काश मेरे दादा को भी मेरा इतना ख्याल होता तो आज हर तरफ मेरे बच्चे कुरबुल कुरबुल कर रहे होते। कौन से हर्बल हो रहे होते? दादा ने नाक चढ़ाकर हैरत से इस्तफसार किया। रेल पेल को मेरी जुबान में कुरबुल कुरबुल कहते हैं। शावेज की बेनियाज उरूज पर थी। बेटा तेरे पास ऐसा कौन सा नुस्खा कीमिया है जो तू 23 साल उम्र में बच्चों की दुकान खोल सकता है, बगैरत? दादा की बात पे शावेज को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया है, इसलिए किसियाना सा होकर हंसता हुआ खड़ा हो गया। अच्छा, मैं लेकर आया मियाँ जी की शेरवानी, जिसे पहनकर आप उलामा इकबाल के वो मेरे भाई लगेंगे दादा। साथ ही वो जल्दी से खिसक गया। दादा ने जेरे लब उसे खिराज तहसीन अदा किया और फिर बड़ी फुर्सत से मोमिन के सेहन में कुरबुल कुरबुल करते बच्चों को तस्वर में खो गए। अगले दिन का सूरज बहुत पहली रोशनी के लेकर तुलू हुआ था। सुबह सुबह माहूर उठकर तैयारियों में लग गई थी। रायना को बुला भेजा और मिलकर एक साथ सारा घर समेटा। जुलेखा दादी ने बच्चों को तैयार करके स्कूल और कॉलेज रवाना किया। माहूर के हाथ पैर फूले जा रहे थे, पहली बार इतना बड़ा इवेंट अटेंड कर रही थी और फिर ऑर्गेनाइजर्स में से भी थी, इसलिए उसे घर बैठे शदीद बेचैनी लाहक थी। मोमिन से मिलने की खुशी अलग दिल में ठाठे मार रही थी। सब कामों से फारे होकर रायना उसे तैयार करने बैठ गई थी। वैसे मानना पड़ेगा, अबरिश की चॉइस लाजवाब है। कितने सॉफ्ट कलर्स हैं उसके ड्रेस के। रायना वो सूट आईने में खुद से लगाती हुई बोली, जो अबरिश खास उस मौके पर पहनने के लिए माहौर के लिए लाई थी। हाँ ये तो है, सालिक पाशा को देखकर अंदाजा नहीं हुआ क्या? माहौर ने मजाकन कहा तो दोनों हाथ पे हाथ मारकर हंस दी। मुझे ये इयरिंग्स हैवी लग रहे हैं रायना, मेरा ख्याल है सिर्फ ये ड्रेस ही काफ़ी है। और कुछ भी तो किया तो ओवर लगेगा। माहौर रायना के निकाले हुए आवीज़े हाथ में पकड़ती हुई बोली, मुंह बंद रखो, कुछ भी ओवर नहीं होगा। तुम फंक्शन पे जा रही हो, प्रेजेंट कर रही हो अपनी कंपनी को, जरा जानदार लुक दो खुद को। और फिर मोमिन भी तो आ रहे हैं ना, उसके लिए सज संवर कर जाओ। क्यों? एमे ही पहले ही शोखा हुआ रहता है, मजीद आप इससे बाहर हो जाएगा। मोमिन के जिक्र पे माहूर के आरिस झुलमिलाए। खुशकिस्मत हो माहूर, जो इतनी मोहब्बत करने वाला पुरखुलूस मंगेतर मिला है तुम्हें। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला ना छोड़ती, फोन कर करके उसकी खबर रखती। रायना जानती थी कि मोमिन ने उसे रिंग पहना दी हुई है, तब से वो उसे मंगेतर कहकर छेड़ती थी। आहिस्ता बोलो, माहूर ने फौरन होठों पे उंगली रख के उसे आवाज दबाने को कहा। सुलेखा दादी को ये बात नहीं पता, वैसे किसी मंगनी शंगनी को नहीं मानेंगी। वो तो तब ही तस्लीम करेंगी जब मोमिन के दादा आकर बात तय करेंगे, वो बस कभी भी आने ही वाले हैं। तुमने दादी को बताया कि तुम मोमिन के घर गई थी? ना, वो नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली। जूते खाने थे क्या? मैं तो मोमिन को भी नहीं बताया, वो खफा होता कि मेरी गैर मौजूदगी में क्यों आई हो। और अब अगर दादा ने बताया तो खफा नहीं होगा? वो कह रहे थे कि मैं उसकी चमड़ी ना उधेड़ दूं जो मेरी होने वाली बहू पर गुस्सा करे तो। सच्ची राय ना, दादा ने मुझे बहुत प्रोटोकॉल दिया, बहुत प्यार दिया। उसकी आंखों में दादा के दिए गए मान की चमक थी। रायना ने उसकी पेशानी चूम ली।
उसे दिल से तैयारी में मदद करवाती, यूँ मुसलसल उसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआ गोती। ज़ुलेखा दादी भी अंदर-बाहर आते-जाते उस पे हिसार बाँधतीं। उन्हें लगता जैसे नम्मू की जवानी पलट आई हो। रायना ने उसकी तैयारी को आखिरी टच देते हुए नाक़दाना जायज़ा लिया और कुछ याद आने पे उसकी अलमारी खोलकर अंदर से मोमिन की पहनाई हुई अंगूठी बरामद की और बड़े चाव से उसके चांदी के कटोरे जैसे हाथ की उँगली में डाल दी। माहूर निक-सिक से तैयार अपने हाथ को देखे गई। अंगूठी की चमक हैरा-कुन थी। कभी-कभार ज़रूरत से ज़्यादा चमक आँखों को अंधा कर देती है। सारा कमरा तलपट हुआ पड़ा था। मोमिन एक शर्ट निकलता, पहनता और फिर दोबारा गोल बना के बेड पे उछाल देता। शावेज़ को आज दादा ने सुबह-सुबह ही सिग्नल दे दिया था। जैसे ही मोमिन ऑफिस के लिए निकलता, वो दोनों उसका रिश्ता लेकर निकल पड़ते। शावेज़ काफ़ी देर से आया बैठा था और अब अंदर उसके कमरे में सिंगल सोफ़ा सेट पर टाँग पे टाँग जमाए उसे मुसलसल चिढ़ाने वाली नज़रों से देख रहा था। मोमिन उसे नज़रअंदाज की अपनी तैयारी में मशगूल था। बड़ी मुश्किल से एक सूट उसने पसंद किया था और अब उसे हैंगर से उतारने के साथ-साथ कीनातोज़ी से शावेज़ को भी देख रहा था। बेशर्म बनकर इधर ही बैठे रहोगे या जाओगे बाहर? बैठा रहूँगा। बेशर्म से ने बेशर्मी से दाँत न कूसे। मोमिन ज़ेरे लब उसके शयाने शान गाली देता वार्डरोब का एक पट खोलकर उसके पीछे हो गया। शर्ट और पैंट पहनकर जब सामने आया तो शावेज़ ने उसे सटापा देखकर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मोमिन कि ये सूट तुम्हें कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर रहा? तुम्हारी बदनज़री का कमाल है मोटे और कुछ नहीं, उसने चिढ़ते हुए जवाब दिया और साथ ही बाल बनाने के लिए ब्रश उठाया। हस्ब दस्तूर मोमिन के बालों की चोंच ऐन वस्त में खड़ी थी और अब उसे बिठाना जो शेर लाना था। वॉशरूम से सर गीला करके आया, वो तब भी खड़ी रही। ब्रश मार-मार के सर छलने के करीब हो गया मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। मोमिन थूक लास्ट ऑप्शन। कब से शावेज़ की मिस्कीन आवाज़ उभरी तो उसने शीशे में उसके अक्स को घूरते हुए और फिर कुछ सोचते हुए हथेली पर थूक अंडेला और थोप दिया सर पे। खिला के तवक्को चोंच धीरे से बैठ गई। बस ज़रा सी कसर थी। उसके लिए मोमिन एहतियात से उँगलियों की मदद से सहला-सहला कर बिठाने लगा जब पीछे से एक बार शावेज़ की आवाज़ उभरी। मैंने बचपन से लेकर अब तक तुम्हें जितने भी कार्ड्स डाले हैं, उनके लिफ़ाफ़े अपनी थूक से ही बंद किए हैं। एक बार मेरी थूक आज़मा कर देख लो। मुँह बुरा सा मुँह बनाते हुए पलटा और ताक कर ब्रश का निशाना मारा शावेज़ को, मगर वो भी अब खाक हो चुका था। पलक झपकते ही कमरे से बाहर था। एक तो पहले ही आज के दिन की प्रेज़ेंटेशन दिमाग पर सवार थी, ऊपर से सुबह-सुबह शावेज़ जान खाने आ गया था। मोमिन ने जब वापस मुड़कर शीशे में देखा तो बालों की वो चोंच पूरी शान से दोबारा 90 के ज़ाविये पे खड़ी हो चुकी थी। उसने अपना सर पीट लिया। एक ठंडी सांस भर के इस चोंच को ऐसे ही रहने दिया और ज़रा पीछे होकर खुद का तनकीदी जायज़ा लेने लगा। नेवी ब्लू ड्रेस पैंट पर क्रीम कलर की शर्ट पहने वो सुपर से भी ऊपर लग रहा था। पैंट की हमरंग टाई भी उस पे जच रही थी। उसने शौक नज़रों से अपने सेहतमंद और कसरती सरापे को देखा तो छम से माहूर का ख़याल देहान के पर्दे हर पर सरसराया। लाशऊरी तौर पे उसकी ये सारी तैयारी माहूर के लिए थी। वो इसे बेहद अच्छा लगना चाहता था। पलटकर बेड से कोट उठाकर पहनते हुए उसके होंठ सीटी पर बड़ी प्यारी धुन बजाने लगे। बेड पर फैले सारे फैलावे के ऊपर चादर उड़ाकर वो जल्दी से गाड़ी की चाबी पकड़ता बाहर निकल आया। अब ये सब उसे आकर ही समेटना था। सेन में बैठे दादा और उनके चमचे के बीच राज़ो-न्याज़ ज़ोरों पर थे। दोनों उसे देखकर यकदम सीधे हो बैठे। वो एक आइब्रोज काता उन्हें बगौर देखता गाड़ी की चाबी उँगलियों में घुमाता उनके पास आ रुका। खैर है ना दादा, आज शेर और बकरी दोनों एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं? बकरी? कौन बकरी? दादा इधर-उधर देखते हुए बोला, फिर नज़र शाबिस पे आ रुकी। ओह! अच्छा ये, अपना शाबिस, ये बकरी थोड़ी ना है, खोदता है और शेर खोता नहीं खाता। दादा की बात पे ज़ोरदार कहका मोमिन के हलक से बरामद हुआ और शावेज़ को तपा गया। वो दादा को जताती नज़रों से देखता हुआ बोला, ज़रा ध्यान से दादा, मैं राज़दार हूँ आपका। कहीं ऐसा ना हो कि हंडिया बीच चौराहे में फूट जाए। ओहो! दादा ने यकदम खाँस कर अपना गला साफ किया और मोमिन से बोले, तो निकलो ना, खड़े क्यों हो? ख़्वाह-मख़्वाह में देर हो जाएगी। जाओ, जाओ, शाबाश। मैं तो जा ही रहा हूँ, अब आकर ही खबर लूँगा क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप दोनों। वो गेट की जानिब बढ़ते ही बोला, पका के खा भी ली हमने तो। शावेज़ ने एफिशिएंसी दिखाई तो मोमिन ने वापस पलटकर दादा को तंबी नज़रों से घूरा। दादा एक पल को तो चुप हो गए मगर अगले ही लम्हे चमक कर बोले, मुझे अपने बटन-नुमा डेले ना दिखा और जाकर जूते बदल कर आ। पैंट कोट के नीचे कैंची चप्पल पहनकर ऑफिस जाएगा ना तो सब चपड़ासी समझेंगे। मोमिन ने चौंक कर पैरों पे निगाह डाली तो सच में रूहान सा हो गया। आज तो हर काम गड़बड़ हो रहा था। वो फटाफट अंदर जाकर बूट पहनकर आया। उसके जाते ही दादा ने सबसे पहले शावेज़ की गद्दी पर 2 धरीं। उसके बाद उन दोनों ने तैयारी शुरू हो चुकी थी। माहूर के घर शगन के तौर पर ले जाने वाला सारा सामान आहिस्ता-आहिस्ता दादा के कमरे से सहन में मुंतकिल होने लगा। वो कब से पागलों की तरह अब्रिश को कॉल पे कॉल मिलाई जा रही थी मगर वो पिक करने का नाम नहीं ले रही थी। घर पे आंटी को कॉल की तो उन्होंने कहा कि वो कब की ऑफिस के लिए निकल चुकी है मगर अब 1.5 घंटा होने को आया था, उसकी अभी तक खबर नहीं थी।
अंदर फंक्शन स्टार्ट होने को था। सभी इनवाइटेड कंपनीज़ के मेंबरान अपनी ख़ुसूसी स्टाफ के साथ पहुंच चुके थे। सर मंसूर भी अब्रिश के मुतालिक पूछ रहे थे। वो इस वक्त ऑफिस की बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में खड़ी थी और नज़रें मुसलसल कलाई पर ऐसे बंदी घड़ी में गड़ी थी जब एक लैंड क्रूज उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। उसने चौंक कर सर उठाया तो दिल की धड़कन उथल-पुथल हो गई। सालिक पाशा और मोमिन एक साथ उतरे थे। चॉकलेट ब्राउन थ्री पीस में सालिक पाशा की छब हमेशा की तरह शानदार थी, एक मुकम्मल और भरपूर वजीहा मर्द। महूर ने गुजरती निगाह उस पर डालकर वापस फेर ली। दिल की निगाहें मुसलसल मोमिन पे जमी थी, जो आज खिलाफ मामूल फॉर्मल ड्रेस में बिल्कुल अलग-अलग लग रहा था। वो दोनों चलते हुए उसके करीब आ रहे थे। महूर की टांगों में मामूली सी लर्जिश थी। वो मोमिन की निगाह से निगाह नहीं मिला पा रही थी, मुबादा दिल का भीद इफ्शा हो जाए। दूसरी तरफ सालिक पाशा के दिल में एक बार फिर खुद से सरजद हो चुकी हमाकत का दुख और अफसोस जाग उठा था। उसे महूर की नज़रों में ठहरी बेगानगी का चवाज़ मिल जाने के बावजूद कलक था जो जाता नहीं था। क्या दोबारा से वो फिर राब्ते या इस्तवार करने के तरीके ढूंढे? नहीं, हरगिज़ नहीं। अब तो बस हासिल करना है, चाहे कुछ भी हो। सालिक पाशा दिल में ठानता उसके पास आ रुका। होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। कैसी हैं आप मिस माहूर? जब से इदराक हुआ था कि वह ब्रिज से बात करता रहा है, एक तकल्लुफ़ सा कुदरती तौर पे हाइल हुआ था। आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? उसने रस्मी अंदाज में जवाब देकर उससे भी रस्मी लहजे में पूछा। सेम एज़ यू। सालिक का जवाब भी खासा प्रोफेशनल था, मगर उसकी निगाहों की नरमी प्रोफेशनल हरगिज़ नहीं थी। वो इसके दिलकश सरापे को अपनी निगाहों में समो रहा था। आज उसकी रोनाई जैसे हर तशबिया को मात देने पे तुली थी। ओके देन, सी यू। वो मुश्किल निगाह हटाता दिल में एक सर्द आज जमा करता हुआ पलटकर मोमिन को देखने लगा, जिसे ऐन वक्त पर कुछ याद आ गया था। सर गाड़ी की चाबी दीजिएगा, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो डैशबोर्ड पर रह गए हैं, इन्हें ज़रा कैबिन में रख कर आया। सालिक पाशा ने इस बात में सर हिलाया और आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसके जाती माहूर के तने हुए एसाब नॉर्मल होते चले गए। वह मुस्कुराहट दबाती मोमिन को देख रही थी, जो बिलावजह डैशबोर्ड के कैबिन में हाथ मारा था। सालिक पाशा की नज़र से ओझल होते ही वो भी फौरन गाड़ी में दरवाज़ा बंद करता उसके पास आ गया। कैसी हो जानम? वो शौक हुआ। हद्दे अदब, लफ्ज़ों को काबू में रखो, माहूर ने घर का। जब दिल ही काबू में नहीं तो ज़ुबान कैसे रहे? और तुम्हें किसने मशवरा दिया था इतना सज संवर के आने को? उसका शौक लहजा एकदम डपटने वाले अंदाज में तब्दील हो गया। क्यों? क्या मैं ओवर लग रही हूँ? हालाँकि मैंने तो महज़ ग्लोव्स और काजल लगाया है। कहा था रायना की बच्ची को कि मुझे मिठाई बना कर ना भेजो। वो अब खुद को देखती मुतफ़िक्र हो रही थी। मोमी ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे बगौर देखा। कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये 1 मिनट। हाँ, इधर देखो। देखो ज़रा। मोमी ने अपनी शहादत की उँगली आगे बढ़ाई और उसकी आँख का किनारा छुआ। माहूर की बंद पलकों में लर्जिश पैदा हुई और अगले ही पल उसने मोमिन की उँगली का लम्स अपने दाईं गाल के ज़रा नीचे महसूस किया। वो अपने बेकाबू दिल को सँभालने में हलकान हुई जा रही थी। अब ठीक है, तुम्हारी आँख पर कुछ लगा हुआ था, वो उतार दिया। वैसे मेरा दिल कर रहा है दफ़ा करो इस इवेंट को। घर चलकर अपनी शादी का इवेंट अरेंज करते हैं। दादा तो बिल्कुल तैयार बैठे, उनका तो बस नहीं चढ़ेगा कि आज रात को ही तुम्हें मेरे संग रुखसत करवा लाए। और तुम्हें इस दिलनशी रूप में देखकर मेरा दिल भी ज़ोरों-शोर से दुहाइयाँ दे रहा है। क्या ख़्याल है? वो भारी आवाज़ और गहरी निगाहों के साथ उसे दिल में उतारते हुए बोला। तुम्हें कभी रोमांस करना नहीं आएगा मोमिन तुराब। वो ब्लश होती निचला होंठ तबांतों में भींच गई। अब मुंह बंद करो और चलते नजर आओ। ओवर मैं नहीं, आप जनाब हो रहे हैं। जल्दी अंदर जाओ, तुम्हारा बॉस तुम्हें ढूंढता बाहर ना आ जाए। माहौर ने उसकी गहरी नजरों के तलस्सुम से खुद को आज़ाद किया और बोली, मेरा हैंडसम बॉस अगर बाहर आया भी तो मुझे ढूंढने नहीं, तुम्हारी सहेली की तलाश में आएगा, जिसके इश्क में गोडे गोडे डूब चुका है। बहुत लकी है वो, क्योंकि अपनी बेकरारियों का खुलासा बॉस मेरे आगे ही बयां फरमाते हैं। उसका इशारा अब्रिश की तरफ था और इसी असना में पार्किंग में अब्रिश की गाड़ी आ रुकी थी। दोनों का रुख उसकी जानिब हुआ। अब्रिश गाड़ी से उतरकर उन्हीं के पास तो आ रही थी। लो आ गई मोहतरमा, इसी का इंतजार कर रही थी कब से। तुम यूं ही मुफ्त में टपक पड़े, चलो जाओ अब। उसने मोमिन को तकरीबन धकेलते हुए वहां से रवाना किया। वो नहीं चाहती थी कि अब्रिश और वो मिलकर उसे जिज करें। अब्रिश जूं जूं उसके करीब आती जा रही थी, माहौर को उसके चेहरे पर मखसूस रौनक मफकूद दिखाई दे रही थी। वो इस तेजाब से उसे टटोलती नजरों से देखने लगी। कैसी हो अब्रिश? कहाँ हो इतने दिन से? ना कॉल लेती हो ना बात करती हो। आंटी ने बताया कि बीमार हो गई थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उसके करीब आते ही गले लगने के बाद एक साथ इतने सवाल पूछकर बेचैनी से जवाब की मुंतजिर थी। अब्रिश फीका सा मुस्कुराती बोली, कुछ भी नहीं, तुम्हारा वहम है, बस बुखार का असर है। तुम सुनाओ कैसी हो? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। और ये मोमिन क्या कर रहा था यहाँ? हाँ, कौन से किस्से सुना रहा था? अब्रिश ने कसदा लहजे को शरारती बनाते हुए पूछा, वरना उस लम्हे जिस ज़ब्त और जबर की कैफियत से वो गुजर रही थी जानलेवा थी। पापा का इसरार ना होता तो वो कभी भी ना आती, और फिर अभी माहूर को कुछ पता भी तो नहीं था और ख़ुद को वो सवाल जवाब की पोजीशन में भी नहीं पाती थी। मुझे क्या सुनाने है जनाब ने? जब से खुफिया मंगनी की है कुछ ज़्यादा ही हक जताने लगा है, बस ऊँट पटांग बातों में लगा था। अब्रिश को इस पल माहौर पे टूट के रश्क आया। कितनी खुशकिस्मत थी वो कि 2 वजीह और मुकम्मल तरीन मर्द उसके लिए दीवाने हुए फिर रहे थे। लेकिन अगर उसे सालिक पाशा के जज्बात का इल्म हुआ तो उसका रिएक्शन क्या होगा?
यूं ही एक सोच ने उसके दिल में दायरा बनाया। वो सर झटक के माहूर को देखने लगी, जिसे उसके अंदाज और इतवार हैरत में मुब्तला किए दे रहे थे। क्या बात है अब्रिश, तुम परेशान हो? हाँ बिल्कुल पक्की बात, और इसी परेशानी की वजह से यकीनन तुम्हें बुखार हुआ होगा। देखो, तुम मुझसे छुपा नहीं सकती, मुझे तुम्हारे अंदर झांकने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए तुम्हारी आंखें ही काफी हैं। मुझे बताओ अब्रिश, कुछ तो हुआ है जो तुम इतनी निढाल सी दिख रही हो? माहूर अब पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। इतने दिन हो गए थे अब्रिश की तरफ से मुसलसल अजीब सा रवैया देखने और सुनने में मिल रहा था। कभी वो बात नहीं करती थी, कभी फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देती, और अब ये उतरी शक्ल। वो इसके दोनों हाथ हाथों में थामे सवाल कर रही थी। अब्रिश का दिल भर आया। बड़ी मुश्किल से आंखों को बहने से रोका। वो इसे कुछ बता भी नहीं सकती थी। अगर बताती तो माहूर को एक पल न लगता कि तह में उतरने में। वो फिर न जाने क्या करती। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनका हॉल में होना था। वो दोनों ऑर्गेनाइजर्स में से थी और मंसूर राठौड़ उनकी लापरवाही के मुतम्मिल नहीं हो सकते थे। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारा वहम है। चलो अब अंदर चलें, पापा की कई कॉल्स आ चुकी हैं मेरे सेल पे। हमारा अंदर मौजूद रहना ज़रूरी है। वो लहजे को बशाश बनाती हुई उसका हाथ थाम कर अपने साथ चलने लगी। माहूर चुप हो गई थी, मगर उसका ध्यान अब्रिश में अटक चुका था। कुछ तो हुआ था, वरना इतनी शोख और चंचल लड़की यूं अचानक इस कदर पजमुर्दा कैसे हो गई? उसकी छठी इस कह रही थी कि सालिक पाशा और उसके माबैन कोई अनबन हुई है। सिर्फ एक वही चीज़ थी जो अब्रिश के दिल पर ले सकती थी। माहूर ने सोच लिया था कि वो इस फंक्शन के बाद वजह जान कर रहेगी। सब कुछ ज़बरदस्त जा रहा था। उनका टीम वर्क मंसूर राठौर को मुतमईन कर गया था। ये एक ग्रैंड ओकेज़न था, जब तमाम कारोबारी हलीफ एक दूसरे से मज़ीद बेहतर मरासिम इस्तवार कर सकते थे। आदिल पाशा ग्रे थ्री पीस में रिमलेस ग्लासेस लगाए, हाथों में सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास थामे मंसूर राठौर के पास खड़े थे। आई विश कि आज की ये गैदरिंग जिस मकसद के लिए की गई है, उसकी खातिर ख्वाह नताइज सामने आए। आदिल पाशा ने महज गुफ्तगू को आगे बढ़ाया था। बिल्कुल, हमें अपनी साख बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अभी कुछ देर में मैं आपको चीनी फर्म के डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। उसकी कोलैबोरेशन से मुझ समेत सभी को फ़ायदा होगा। मंसूर राठौड़ बेहद रिसान से गोया हुए। आई होप सो, आदिल पाशा ने एक घूंट भरते हुए कहा। वैसे अब हमें ज़ाती ज़िंदगी में भी शराकत तारी कर लेनी चाहिए, क्या ख़्याल है? हा हा हा, मंसूर राठौड़ उनका मतलब जानकर खुलकर हंसे। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, एनी टाइम। उनकी मुस्बत रवैये ने आदिल पाशा को सुकून दिया था, वरना अब तक वो गाहे बगाहे सुलगती निगाहों मेहमानों को अटेंड करती माहूर और इसको मुसलसल फोकस किए अपने बेटे पर डाल रहे थे। उनका बस चलता तो वो इस लड़की को कुरए अर्श से गायब करवा देते। मंसूरा थोड़ किसी और के पास जा खड़ी हुई हो और खुद उनके गिर्द भी मेहमानों की मुजमा सा लग गया, तो बातों और डिस्कशंस में उनका ध्यान वक्ती तौर पे बाकी चीज़ों से हट गया था, मगर सालिक पाशा का ध्यान माहूर से हरगिज़ नहीं हटा। वो इधर से उधर घूमती फिरती सप्सरा को झलक-झलक आँखों में मुकीद कर रहा था, और काफ़ी फासले पे एक कॉर्नर टेबल के आखिरी चेयर पे बैठी अबरिश इस मंज़र को बेहद तकलीफ़ और अज़ियत से देख रही थी। उसे माहौर पे गुस्सा हरगिज़ नहीं था। दरहकीकत वो उसके लिए फ़िक्रमंद थी। ये एक ट्राइका वार की शुरुआत थी, और इसमें जीत साफ-साफ सालिक पाशा की दिखाई दे रही थी, क्योंकि मोमिन उसका एम्प्लॉयी था, और अगर बॉस मनमानी पे आ जाता तो किसकी मजाल थी कि उसे रोक पाता। खुद को तो वो खामोशी से साइड पे कर चुकी थी। उसे बस अब महज़ रोना था, शायद उम्र भर। माहूर अबरिश की तबीयत के पेश नज़र उसे आराम से बिठा के खुद खुश असलूबी से इंतज़ाम संभाली हुई थी। सारा स्टाफ मुतहरिक था और ट्रेंड भी। वो किन से गाहे बगाहे मोमिन को भी देख रही थी, जो कभी किसी के पास खड़ा चहकता नज़र आ रहा था, तो कभी कोई खातून खुद उस पे रेशे ख़त्मी होती दिखाई दे रही थी। वो दिल ही दिल में महज बेजोताब खाती उसके करीब चली आई। एक्सक्यूज़ अस प्लीज़। वो प्रोफ़ेशनल मुस्कुराहट होंठों पे लाकर बड़े शाइस्ता अंदाज़ में कहती मोमिन को ज़रा फ़ासले पे ले गई। तुम मोमिन तराब अपनी हद में रहो। कब से देख रही हूँ, दाँत अंदर ही नहीं हो रहे तुम्हारे। हालाँकि तुम्हें शायद किसी ने बताया है कि नहीं, तुम हँसते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हँसते हुए नहीं जचता या किसी और के साथ नहीं जचता? मोमिन ने सीने पर दोनों बाजू थामते बांधे हुए मुलायम लहजे में कहा, तो माहूर का दिल जैसे उसके अंदाज पे फिदा सा हो गया। वो इसकी आवाज़ की खूबसूरत ज़ीरो बम की दिल से कायल थी। तुम किसी के साथ भी नहीं जचते मोमिन तराब, क्योंकि तुम्हें रोमांस करना नहीं आता। शुक्र किया करो कि अंगूठी पहनाने को हाथ मिल गया, वरना तरसते रहते। वो खखरिया गर्दन इकड़ाते हुए अपनी बाईं हाथ की तीसरी उंगली थोड़ी सी नीचे लहराते हुए बोली। मोमिन को उसकी उंगली में अपनी पहनाई हुई रिंग देखकर खुशगवार हैरत हुई। तुम सोच भी नहीं सकती, तुमने आज के दिन ये रिंग पहनकर मुझे खरीद लिया माही। तुम्हारी उंगली में अंगूठी नहीं, मेरा मान कैद है। इसे संभाले रखना माही, हमेशा। वो एक जज्ब के आलम में बोला, तो माहौर की आंखें नम हो गईं। ये तो बहुत कम मांग लिया मोमिन। माहूर के लिए तुम्हें सांस हुई तुम्हारी हयात, तुम ही रोशनी, तुम ही दीप। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। सातें कैद हो जाती हैं याददाश्तों में और हमेशा सताती हैं। इंसान बाखबर हो तो हर वो लम्हा सीप कर ले जिसको
कोख में खुशी पनपती हो मगर उसका इख्तियार एक हद से तजावुज़ नहीं कर सकता। वो दोनों न जाने कितना वक़्त सिर्फ़ कर डालते एक दूसरे को निहारने में, मगर कुछ था जिसको दूर खड़े सालिक पाशा को बेचैन कर डाला था। ये मंज़र उसकी बर्दाश्त से बाहर सा हो चला था। उसने इन दोनों को मुसलसल नज़रों में रखते हुए अपने सेल फ़ोन से मोमिन के सेल पे कॉल कर दी। मोमिन ने हड़बड़ाकर नंबर देखा और फिर फ़ौरन इर्द-गिर्द देखकर सालिक पाशा को फ़ोकस किया। मोमिन को मुतवज्जह होते ही सालिक ने कॉल काट दी थी। बुलावा आ गया माही, रॉन्ग टाइमिंग पे सर सालिक ने देख लिया। अब वो मुझसे पूछ कर ही दम लेंगे मैं तुम्हारे पास क्या कर रहा था। पहले ही वो कई बार हंसी मजाक में मुझसे पूछ चुके हैं कि आखिर मेरी ज़िंदगी में वो कौन सी लड़की है जिसने मुझे नकील डाल रखी है। वो अपना मजाक बनाता हुआ जल्दी जल्दी बोल रहा था। माहूर फौरन अलर्ट सी हो गई और चेहरे के तासुरात स्पॉट रखती हुई बोली, अभी इस शख्स को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है मोमिन, ये कुछ पूछे भी तो टाल देना। मुझे तुम्हारा बॉस हरगिज़ अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये मेरी माँ नाइमा पाशा का सुतेला पेट है। इस जगह ऐसे माहौल में माहूर ने मोमिन की समात पे बम ही फोड़ा था। वो आंखें फाड़े पे यकीनी से उसका चेहरा तकता रह गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारी मदर आदिल पाशा की मिसेज है? उफ माही, तुमने मुझे क्यों छुपाए रखा? क्यों, क्या तुम्हें बुरा लगा ये सुनकर? उसे परेशानी लाहक हुई। मुझे मौका ही नहीं मिला या शायद ख्याल ही नहीं आया, वो लाचारी से बोली तो मोमिन का दिल अपना सर पीट लेने को किया। तो क्या अभी ही बताना था? इतनी बड़ी बात बिना हाज़मे के गोली की मेरे पेट में मरोड़ डालती रहेगी माही। ओके, मैं भी सर सालिक के पास जा रहा हूँ, घर वापसी पर फ़ोन पर डिटेल से बात होगी, ठीक? माहू ने बेदिली से इस बात में सर हिलाया तो परेशान से सालिक पाशा की जानिब चल दिया, जहाँ वो दिल में उठते उबाल को दबाए बज़ाहिर मुस्कुराता हुआ मोमिन को कदम ब कदम अपनी तरफ आता देख रहा था। और उसी लम्हे उसने सोच लिया था कि माहूर को उससे शादी के लिए अगर कोई कायल कर सकता है तो मोमिन तराब है। उस शख्स में मनवा लेने की खूबी है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ख्वाहिश के लिए मोमिन अपनी हस्ती हार जाएगा। अकील मुगल के घर के बाहर टैक्सी रुकी थी और इसमें से दादा और शावेज बाहर निकले थे। शावेज ने मोमिन का ही पैंट कोट ज़बरदस्ती पहन रखा था क्योंकि किसी भी लम्हे पैंट चिरने को और कोट फटने को बेताब थे। वो फूले जिस्म का मालिक था और इसमें लिबास मोमिन तो किसी न किसी तरह एडजस्ट कर लिया करता था, मगर मोमिन का उस पर पहना हुआ यूं ही लग रहा था जैसे गाँव तकिए को कुशन कवर में घुसेड़ा गया हो। उसने कितनी बार सांस बंद किया था तब जाकर लाजमी बटन बंद हो सके थे। और दूसरे बड़े उलामा बने मियाँ जी की शेरवानी पहने और जना कैप सर पे टिकाए दादा थे। उनके चेहरे के ज़ाविये बिगड़े हुए थे, चेहरा पसीने से तितर-बितर और नथने फूले पिचकने में मशगूल। क्या बात है दादा, क्या घर पसंद नहीं आया? बाहर से कुछ खास नहीं दिख रहा, हो सकता है अंदर से अच्छा हो। शाहवेज को लगा उन्हें मकान की ज़ाहिरी मखदूश हालत देखकर शॉक लगाए। बकवास बंद कर, तुझे घर की पड़ी है और मुझे लग रहा है जैसे मैं फाई लगाऊं। ये शेरवानी के नाम पर जो शापड़ तू मुझ पे चढ़ा के ले आया है ना, इससे तो अच्छा था मैं धोती कुर्ता पहन के आ जाता। हवा तो लगती, ये तो जैसे कब्र की तरफ बंद है, खबीस। तो आप ही ने जिद की थी मियाँ जी की शेरवानी लाने को। अब कुछ नहीं हो सकता दादा, हम लड़की वालों के घर के बाहर खड़े हैं, यहाँ कपड़े उतारने से तो रहे, वरना आपसे बुरा हाल तो मेरा है। मेरी वर्जिशी और सिक्स पैक बॉडी पर मोमिन का ये सूट बहुत बड़ा कारनामा है। आप तो फिर कुछ इजी पी हो रहे हैं। दादा ने तीखी चतून से घूरा और छड़ी की नोक उसके जूते की ऊपर चबोते हुए बोले, अपने चावलों के तोड़े को सिक्स पैक कहते हैं, नहीं आती? और खबरदार जो मेरे मोमिन के बारे में बकवास की तो सारी हवा निकाल दूंगा तेरी। चल दरवाजा खटका, अंदर चलें तो शायद कुछ चांद में जान आए। शावेज ने बड़े जोर से आगे बढ़कर दरवाजा धड़धड़ाया और कुछ इतनी जोर से कि चंद लम्हों बाद ही जुलेखा दादी की का लाल भब्बू का चेहरा नमूदार हुआ। बेशर्मी की हद नहीं हो गई? हाथ टूटे तेरे मुश्तंडे, हराम का माल है क्या? मैंने नहीं, इन्होंने किया। दादी के जलाल से घबरा के शावेज ने फौरन मलबा दादा पे डाला, जिन्हें उसकी इस अयारी पे एकदम उच्छू लगा। वो जब तक खांसते रहे जुलेखा दादी खूब भड़की। हाय, शक्ल से तो खांसे से आने लगते हैं आप मियाँ, मगर हरकतें तो बहुत ही वाहियात हैं आपकी। लो भला बताओ, क्या इस उम्र में लोगों के गेट धड़धड़ा कर भागने की कोशिश करते हैं आप? दादा ने वो मुश्किल खांसी पर काबू पाया। शावेज को आंखों से सालम निकला और बड़े मुअद्दबाना अंदाज में गोया हुए, मोहतरमा मेरा नाम फजल तराब है, मैं मोमिन तराब का दादा हूँ। आपकी बच्ची के रिश्ते के लिए हाजिर हुआ हूँ। इतने नप्पे तुले तारुफ के ने दादा की सिट्टी गुम कर दी। पहली बार उन्हें अपनी जुबान की तेजी पे अफसोस हुआ। क्या सोचेगा मोमिन कि उसका दादा का ऐसा इस्तकबाल किया। वो फौरन माजरत करती हुई रास्ता छोड़ती हुई बोली, तो बाय मेरी तो अक्ल ही मारी गई। आप अंदर आए जनाब, मुझे माफ़ी दें, बेखबरी में इतना कुछ बोल गई। असल में माहूर ने आप लोगों के आने का कुछ भी नहीं बताया था। वो उन्हें लिए अंदर लाउंज में आई। बैठने का कहकर फ़ौरन पानी लेने किचन का रुख किया। साफ़-सुथरा लाउंज इस वक्त कतरी ठंडा था। दादा ने सुकून का सांस लिया, वरना शेरवानी में उनका सांस बंद हुआ जा रहा था। वो जल्दी से एक सोफ़े पर बैठकर ऊपरी बटन खोलने लगे। जुलेखा दादी ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई और उनकी बेचैनी भांपते हुए कहा, लगता है मांग की पहनी है तभी बेचैन है।
दादा का बटन खोलता हाथ फौरन रुक गया और ट्रे में से ग्लास पकड़कर पानी पिया, फिर लहजे को खुशगवार बनाते हुए बदले बोले, मोहतरमा मैं दिल का मरीज हूँ, अभी चंद दिन पहले ऑपरेशन से फारिग हुआ हूँ, जिंदगी का एतबार ख़त्म होता जा रहा है, लिहाजा मजीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा और बिना पेश किए इतला किए चलाया। मुझे माहूर बेटी का हाथ अपने पोते के लिए चाहिए। दादा ने चार फिक्रों में बात समेटी। शावेज की बातचीत चिर गई। उसे दादा के साथ रिश्ता मांगने आना बड़ा स्पेशल लग रहा था। अपना आप मुअत्तबर महसूस हो रहा था। इससे पहले कि जुलेखा दादी जवाब में कुछ कहती, सैफ चलाया वो दादा और शावेज से बड़े तपाक से मिला और उनका मुद्दा जानकर उसकी आंखें भीग गईं। अपनी बड़ी बहन के लिए जो ख्वाब इन भाइयों ने देख रखे थे उनकी पूरा होने का वक्त शायद आ गया था। मोमिन तो उन्हें वैसे ही जी जान से पसंद था, बस उसकी तरफ से पेशकदमी का इंतजार था, सो वो भी आज खत्म हुआ। जुलेखा दादी ने सारी बात सुनकर कुछ लम्हों का तोकफ किया, फिर बड़ी संजीदगी से बोली, हम इस रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं, मोमिन से मिल चुके हैं हम। वो इतना प्यारा बच्चा है कि मेरी माहूर की खुशनसीबी होगी कि आपके घर की बहू बने। मगर बस उसकी जान को छोटे-मोटे मसाइल चिमटे हैं, उनका हल तय किए बिना। ज़ुलेखा दादी, सैफ को अंदाज़ा था कि वो क्या कहने जा रही हैं, इसलिए टोकने की कोशिश की, मगर ज़ुलेखा दादी ने उसे इशारे से चुप रहने का कहा और फिर उन्होंने माहूर की ज़िंदगी के चीदा-चीदा औराक दादा के सामने पलटकर उन्हें उसके हालात बावर कराने की कोशिश की। नाइमा पाशा का भी ज़िक्र भी छेड़ दिया, जो जानकर दादा को हैरत ज़रूर हुई, मगर खामोशी से सुनते रहे। माहूर ने बड़ी मेहनत से इन बच्चों को पाला है। उनके लिए बहुत से ख्वाब देखे हैं उसने। उसे उस शादी पर कोई एतराज़ नहीं, मगर वो चाहती है कि शादी के बाद भी उसे अपने बहन-भाइयों की कफ़ालत करने दी जाए, जब तक कि सैफ और रियान सारे अख़राजात की ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हो जाते। और उसकी कोई माँग नहीं। ज़ुलेखा दादी खामोश हुईं तो लाउंज में मुकम्मल चुप फैल गई। सैफ दिल ही दिल में जज़्बज़ हो रहा था, उसे शर्म आ रही थी बहन का रिश्ता होने के मौके पे ऐसी बात करने पे। मगर दादा बहुत मुतमईन और पुरसकून से सोचते रहे और फिर बोले, मुझे भी मोमिन ने सब बता दिया था। हम खुद बहुत सारे दुख झेल कर इस मकाम तक आए हैं। अंदाज़ा कर सकते हैं आपकी मजबूरियों का। आप बेफ़िक्र रहें और बस शादी की तारीख तय करें। माहूर बेटी जब तक चाहे अपने बहन-भाइयों की खातिर नौकरी कर सकती है। मुझे भला क्यों एतराज़ होगा? दादा ने बात ही ख़त्म कर दी। सबके चेहरे यकदम खिल से गए। शाहबेज़ ने ज़रा सी भी ताख़ीर किए बगैर साथ लाया हुआ मिठाई का टोकरा खोला और सबसे पहले अपना मुँह मीठा किया और फिर बाकी सबका। ज़ुलेखा दादी की आंखें झिलमिला उठीं। दिल में कहीं खदशा भी सर उठा रहा था कि माहूर के लिए हाँ उन्होंने नम्मों के इल्म लाए बगैर कर दी थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसे पता चले तो एतराज़ हो। आखिर माँ थी और बच्चे उसे मिलते भी थे, लेकिन फिर ये सोच कर के माहूर और मोमिन की खुशी से ज़्यादा भला क्या अहम था। उनके दिल को तसल्ली हुई। बाकी अकील मुगल की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो तो अपने लिए ही होश में नहीं होता, बेटी का रिश्ता आने पे क्या तीर मार लेता। सैफ खुशी के ज़ेरे असर कई बार माहूर के सेल पे कॉल कर चुका था, मगर वो हर बार काट देती थी। उसे अंदाज़ा था कि वो आज बेहद मसरूफ़ होगी, मगर वो खुद पे काबू नहीं कर रख पा रहा था। वो जल्दी से जाकर रायना और नाहिद आंटी को भी बुला लाया था। दादा के लिए ये भी बहुत बड़ा दिन था। आज घर जाकर उन्हें मोमिन की ज़िंदगी का शानदार सरप्राइज़ देना था। अभी वो ज़ुलेखा दादी और नाहिद आंटी के साथ तारीख शादी पर गौर कर ही रहे थे कि लाउंज का दरवाज़ा पार करके अकील मुगल अंदर दाखिल हुए। नीम लड़खड़ाहट ज़दा कदम, मगर मुकम्मल होश व हवास। उनकी गैर मुतवक्के आमद से सारे लाउंज में सन्नाटा छा गया। दादा बगौर उन्हें देख रहे थे। जान गए थे कि ये यकीनन माहूर के वालिद हैं, मगर सलाम के लिए वकील मुगल की तरफ से पहल के मुंतज़िर थे। उनका रवैया देखकर वो भी वैसा ही रद्द-ए-अमल देते, मगर अकील ने सब पे सपाट और गहरी नज़रें फेर कर अंदर की तरफ कदम बढ़ाए तो उन्हें दादी ने पुकारा, अकील रुक जा, अपनी माही का रिश्ता आया है। क्या बाप होने का फ़र्ज़ यहाँ भी नहीं निभाएगा? कोई राय या मशवरा नहीं दे के जाएगा? नहीं। वही मखसूस लठ मार जवाब, मेरी कोई औलाद नहीं। जिसकी है उसे बुला लें। मुझे नशई से आज तक कौन सा फैसला ठीक हुआ है जो अब होगा। मुझे दूर रखें इस घर के हर मामले से। वो कहते साथ ही अंदर गायब हो गए। माहौल एकदम बदल गया। सब चुपचाप फरिश घूरने लगे, सिवाय दादा के, जिन्हें अकील मुगल को देखकर कुछ याद आने लगा था। कुछ बहुत धुंधला, बहुत पुराना। सालिक पाशा ने बेहद सर तासुरात के साथ अपना सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास ख़त्म किया और उसे करीबी टेबल पे रख के दोनों हाथ पैंट की जेबों में फंसाए एक बेतासुर निगाह फ्रेश और खुशपाश से मोमिन पर डाली, जो अब उसी के पास आ रहा था। न जाने क्यों था, क्या था, मगर आज पहली बार सालिक पाशा को मोमिन की मुस्कुराहट अच्छी नहीं लग रही थी। उसे माहौर के इस कदर करीब खड़ा देखकर अपने जिस्म में च्यूंटियां सी रेंगती महसूस हो रही थी। वो इतने अजीब से एहसासात का शिकार हो रहा था जिन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं किया कर सकता। महज दिल में उठते उबाल पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर सकता था। क्या कर रहे थे इतनी देर से वहां पर? खैरियत तो थी? उसके करीब आते ही सालिक ने अपने लहजे को हमवार रखते हुए पूछा। मोमिन गो कैसे सवाल के लिए तैयार था, फिर भी लहजा भर को गंग सा हो गया, मगर जब बोला तो पूरा एतमाद था। आप ही की बातें हो रही थी सर, इनफैक्ट आपके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन आगे पास करना मेरा मिशन है सर। मोमिन ने मजाक किया। अपनी तय उसने सालिक को अब्रिश के हवाले से छेड़ा था, मगर वो इसे दूसरे रंग में ले गया। उसे लगा कि मोमिन जान गया कि माहौर ही वो लड़की है जिसे वो अपनाना चाहता है। वो एकदम हल्का फुल्का हो गया। तुम भला इस कार्य खैर के लिए मुझे बुला लेते, अपने बारे में जो मैं जानता हूँ वो तो तुम भी नहीं जानते।
अब उसका भी मूड अच्छा हो गया था। मोमिन ने सर खुजाते हुए जवाब दिया, ओहो! मुझ में इतनी अक्ल ही कहाँ है सर। वैसे मैं तो बस आपकी तमाम सिफ़ात गोश-गुज़ार कर आया हूँ। वो पहुँच कर जाएँगी आगे जहाँ पहुँचनी है। नो वे! आगे कहाँ और क्यों पागल? सालिक पाशा धीमा से हँसते हुए बोला। मोमिन की मुस्कुराहट यकदम सिमटी। वो थूक निकलते हुए बोला, अबरिश राठौड़ के पास सर। क्या आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं? आई मीन उसका दिल गैर मामूली रफ्तार से धड़के जा रहा था। फॉर गॉड सेक मोमिन, तुम तो ना करो ऐसी बात। यार किस दिन मैंने तुम्हारे सामने अबरिश राठौड़ का नाम लिया है भला? एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सबको उसी की गलतफ़हमी क्यों हो रही है आखिर? इवन खुद उसे भी। सालिक पाशा के लहजे में बेज़ारी दर आई। तो फिर कौन कौन है वो सर जिसे आप चाहते हैं? मोमिन ने अपना साँस रुकता महसूस किया। वो दिल में दुआ माँग रहा था कि सालिक पाशा वो हकीकत ना उगले जिससे उसके लिए निगलना नामुमकिन हो। मगर अगले तमाम अल्फाज़ चिंगारियों की सूरत उसके होंठों से निकलकर उसका वजूद भस्म कर गए। ऑफ़ कोर्स माहूर, वही तो है जिसे मैं दीवानों की तरह चाहता हूँ, इतना ज़्यादा कि अपने आप भूलने लगा हूँ। इससे पहले कि मुकम्मल खुद फरामोशी की कैफ़ियत मुझ पे तारी हो जाए, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहता हूँ। मैं उस लड़की के बिना कुछ भी नहीं मोमिन, कुछ भी नहीं। मेरे अंदर का इज़्तिराब उसी की वजह से अब सुकून ओढ़ने लगा है। माहूर का तसव्वुर ही मुझे खुश रखने को काफ़ी है। मैं उसे किसी कीमत पर खो नहीं सकता। और मोमिन तराब ने अपनी ज़िंदगी उस पल खो दी। माहूर उसके हाथों की लकीरों से फिसल गई। वो एक झटके में बादशाह से फ़कीर हो गया। उसका कोहिनूर किसी और का मुकद्दर था। उसने बमुश्किल हाथ में थामे ग्लास को होंठों तक ले जाकर अपनी आँखों में भर आने वाली नमी को छुपाया और फिर कमाल महारत से आँसुओं का रेला गले से नीचे उतारा। वो बेहद मुश्किल में मुब्तला था। ना फ़ौरी तौर पे यहाँ से जा सकता था और खड़े रहना तो वैसे भी मुहाल हो रहा था। उसके कान साईं-साईं कर रहे थे। जी चाह रहा था वो हमेशा के लिए अपनी समात खो दे। उसे दिखाई देना बंद हो जाए या फिर कोई उसके दिल को 2 हर्फ़ तसल्ली के देकर बहला दे कि ये सब सच नहीं है। सालिक पाशा यकीनन अब्रिश का नाम लेना चाह रहा था। वो उसके साथ काफ़ी फ्रैंक है, जब भी मज़ाक कर रहा था। मोमिन ने अपने कोट के बटन खोले और टाई की नाट ढीली की, मगर दम था कि घोटा जा रहा था। दूसरी तरफ सालिक उसकी हालत से बेखबर अभी तक अपनी बेताबियां उसके कानों में ज़हर की सूरत उंडेल रहा था। उसकी नज़रें माहूर से चिपक ही गई थीं। वो बेखुद सा उसे देखता उसकी तारीफ में गज़ल कह रहा था जिसे। मोमिन ने बहुत दिक्कत से अपनी कैफियत पे काबू पाया और होंठों को मुस्कुराहट से रंगते हुए बोला, बहुत खुशी हुई सर। रियली हैप्पी फॉर यू। असल में इतना अरसा मैं अब्रिश मैम का सोचकर धोखे में रहा तो अब यकदम माहूर के बारे में जानकर हैरत दूर नहीं हो रही। मेरी उसे अच्छी दुआ सलाम है, कभी उसने भी ज़िक्र नहीं किया। कैसे करती है उसे खुद भी नहीं पता। और मोमिन के सर से जैसे कोई बोझ सा उतरा था। बड़ी लंबी कहानी है यार मोमिन, फुर्सत से बताऊंगा कि फ़िलहाल प्लीज़ तुम जान ही गए हो तो अब माहूर को कायल करना तुम्हारा काम है। क्योंकि ये पहली लड़की है जिसके तेवर सालिक पाशा को भी सहमा देते हैं। बहुत अलग है माहूर, बहुत अलग। प्लीज़ मोमिन तुम मेरी खातिर उसे मनाओ। उस तक मेरे जज़्बात पहुँचाओ। उसे बताओ कि मैं उसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। इतना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी उसे इतना नहीं चाह सकता। सालिक पाशा ने जज़्ब से कहा और मोमिन का हाथ थामा। तुम माहूर को मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दो, किसी भी तरह, कुछ भी मगर उसे मेरा बना दो। मैं तमाम उम्र तुम्हारे बेदाम ग़ुलाम रहूँगा, बस एक ये ख़ज़ाना मेरी झोली में डाल दो। अपनी माँ के बाद अगर किसी को मैंने अपनी ज़िंदगी से बढ़कर चाहा है, तो वो ये लड़की है। इसके बगैर ज़िंदा रहना पड़ा तो ज़िंदगी बद्दुआ बन जाएगी। प्लीज़ मोमिन। और मोमिन दराब अपनी रगों में दौड़ती ज़िंदगी की हरारत इस बात की सूरत सालिक पाशा की हथेली में उतारती। उसने निढाले साहब के साथ मगर पूरी मजबूती से सालिक का हाथ दबाकर छोड़ दिया। सालिक पाशा ने उसे गले लगा लिया। एक नन्ना मुन्ना सांसू कब का पलक की बाढ़ फांद कर बेताब था, सो मौका ताड़कर मोमिन के गाल पे फिसल आया, जिससे उसने लम्हे की भी ताखीर किए बगैर झटक दिया। महज 5 फीट के फासले पे एक काउंटर था जिसकी दूसरी तरफ नीम अंधेर होने की वजह से हुजूम से उकताई अबरिश न जाने कब किया बैठी थी और सिसकियों का गला घोंटती सर झुकाए बेआवाज रोई जा रही थी। उसने एक एक लफ्ज बखूबी सुना था। वही हुआ था जिसका खौफ उसके दिल में वसवसा बन के सरसराया था। सालिक पाशा ने मोमिन तराब को इम्तिहान में डाल दिया था। उसकी मोहब्बत अपने नाम करने चला था, खुद उसी का दिल मसल कर। उसका पूर मोमिन की हालत का सोचकर दुखी हो रहा था। न जाने महूर का रद्द अमल कैसा होगा अगर उसने सालिक पाशा को कबूल ना किया तो। उफ़! ये सब क्या हो गया था? उसने दुखते सर के साथ घर जाने की ठानी। यहाँ बैठना मुहाल हो गया था। दूसरी तरफ माहूर कब से अबरिश को ढूँढती अब लाबी छान रही थी। वो बहुत खुश और फ्रेश थी। उसकी अरेंजमेंट्स और एफर्ट्स को सराहा जा रहा था। वो एक ग्रैंड बिज़नेस गैदरिंग ऑर्गेनाइज़ करवाने में कामयाब हो चुकी थी, मगर उसका क्रेडिट वो अकेले नहीं ले सकती थी। वो अबरिश को ढूँढती लॉबी से गुज़र रही थी जब दीवार पे आवीज़ा आईने को देखकर ठटक गई थी। उसने बगौर खुद को देखा और एक शर्मगीन मुस्कुराहट ने उसके होंठों का हत्या किया। मोमिन ने कमाल चालाकी से उसकी आँख का काजल उसके दाईं गाल पे मस कर दिया था, जो उसके गोरे दमकते गाल पे बदनुमा भी नहीं लग रहा था मगर साफ नुमायाँ भी नहीं हो रहा था। वो बहुत मोहब्बत से इस काले दाग को देख रही थी, जो अब से कुछ देर पहले उसके नसीब को भी लग चुका था।
हल्की हल्की हवा चल रही थी और वो दोनों सहन में कुर्सियों पे मारे थकन के पांव पसारे बैठे थे। दादा ने घर आते ही शेरवानी उतारकर शावेज के मुंह पर मारी थी और शावेज ने मोमिन के कमरे में जाकर अपने उतारे कपड़े वापस पहने थे। दोनों जैसे किसी फंदे से आजाद हुए थे। दादा ने कुर्सी पे नीम दराज होते हुए टांगे दपाई पे रखी और शावेज को आवाज लगाई, पानी ला मेरे लिए। आज तेरे दादे की शेरवानी ने मेरी सांस उखाड़ दी। यूं लगता है जैसे मैं किसी ताबूत में बंद था। आज तो समझे मेरी खैर नहीं दादा, आपने शेरवानी की सिलाई 2-3 जगह से उधेड़ डाली है और मोमिन की शर्ट बगल के पास से चुर गई है। आप तो हाथ झाड़कर यकीनन साइड पर हो चुके हैं। दादा ने अपनी शेरवानी का हाल देखा तो उनके जूते भी मैं खाऊंगा और मोमिन ने अपनी शर्ट की दुर्गत देखी तो उनके घूंसे भी अब मेरा मुकद्दर बनेंगे। वो पानी का गिलास हाथ में लिए किचन के दरवाजे से ही बोलना शुरू हो गया था। ज्यादा फिक्र उसे मियाँ जी की शेरवानी की खाई जा रही थी जो बेहद पुरानी होने के बावजूद उन्हें जान से ज्यादा अजीज थी। तेरे दादा ने तो मेरी से कुट खा लेनी है। रोता शेरवानी को, उसे शेरवानी कहते भला? मेरी मानो तो कल को अल्लाह को प्यारा होगा तू उसी में बंद कर देना उसे। कब्र जैसे महसूसात आते हैं उसे पहनकर। और मोमिन के कपड़ों का गोला बनाकर मैंने अलमारी के ऊपर फेंक दिए हैं। अब जब कभी देखेगा तो शायद सदमे की नोयत इतनी शदीद ना हो, वरना जिस तरह उसे पासे से चिर चिर के उसके कपड़े वो मुझे चीर देगा। शाविज मजा लेते लहजे में कहता। दादा ने कंधे दबाने लगा। उन्हें किसी गहरी सोच में देखा कर पूछा, अब आप क्या सोचने लगे हैं? दादा, एक बात ज़हन में रखना, शैबाला में ही बनूंगा। अगर आपने कोई स्कीम लड़ाई तो मुझसे कोई बुरा नहीं होना। तू अपनी बूथी बंद नहीं कर सकता कुछ देर? मैं तो सोच रहा हूँ कि माहूर के बाप को मैंने कहाँ देख रखा है। मैं कहीं देखा है, धुंधला सा याद आता है, मगर कहाँ। वो आंखें सुकेड़े सोच रहे थे और शाविज अपनी तइये दूर की कोड़ी लाया। आपने उधार तो नहीं देना भाभी के अब्बा का? जब भी मैं कहूँ कि वो आपको और आपको उनकी जानी पेशानी से क्यों घूर रहे थे? ओए शाविज, खुदा का वास्ते अपने मुंह ना ही खोला कर। दादा ने दोनों हाथ शाविज के सामने जोड़े और जा जरा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला और फिर अपने दादे की ये अकबर की जमाने की शेरवानी उठा और उसके हवाले कर गया। मेरी तरफ से 7 तोपों की सलामी दे देना उसे, जो ऐसी मनहूस चीज अब तक पहनकर मोहल्ले के हर घर का वलीमा अटेंड कर चुका है। मोमिन का रहता है दादा, बस वो अटेंड कर लें फिर मैं अपने हाथ से शेरवानी को सारी कदीमा वालों के हवाले करूंगा। दादा ने उसे जवाब देना चाहा मगर ऐन उसी पल मोमिन गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया, निढाल, पुशमरता और बेहद दुखी सा। कोट उतार कर पीछे से कंधे पे डाल रखा था, टाई बेढंगेपन से झूर रही थी, ऊपरी बटन खुले थे और शर्ट भी आधी पैंट से बाहर निकलकर झांक रही थी। दादा के दिल को कुछ हुआ, उनकी छठी हिस्स ने उन्हें ठटकाया। कुछ सोचकर वो तेजी से खड़ी हुई और पूरे जोर से उसकी सिमट बढ़े और सीने से लगाकर बोले, कब से हम दोनों तेरा इंतजार कर रहे थे। आप बैठ, तुझे खुशी की खबर सुनाता हूँ। वो ढीली चाल चलता कुर्सी के किनारे पे टिक गया, अंदाज ऐसा था जैसे अभी उठकर भाग जाएगा। शावेज ने अपनी तीर मार का मूंछ को बल दिया और कंधा लहराकर बड़ी स्टाइल से बोला, अब तुम्हारी आज़ादी के दिन गिने चुने जा चुके हैं बच्चे। तुम वो शैतान हो जिसे कैद करने के लिए रमजान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी शादी का इंतजाम करना पड़ेगा। ही 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 ही। शावेज बात मुकम्मल करके यूं हंसा। दादा ने तपाई पे रखा स्टील का गिलास उठाया और उसके हिलते पेट पर निशाना ताक कर दे मारा। तुर फिट्टे मुंह तेरी मिसाल पे, शैतान होगा तू, तेरा पूरा खानदान। और तुझे किसने कहा था न्यूज़ कास्टर बनने को? मुझे बताने नहीं दे सकता था क्या? दादा ने उसे डपटते हुए की नखियों से मोमिन का चेहरा देखा जो हनूज हर किस्म के तासुर से पाक था। उन्होंने मोहब्बत से उसकी कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी घर लाने वाला हूँ। मैं तेरी दुल्हन लाने वाला हूँ। तेरी शादी की तारीख तय कर आया हूँ माहौर के साथ, बड़ी ईद के दूसरे हफ्ते। किससे पूछ कर गए थे आप? क्यों गए थे आप? मोमिन यकदम हत्थे से उखड़कर चिल्लाते हुए बोला। शावेज और दादा दोनों हक्के बक्के एक दूसरे को और फिर मोमिन को देख कर रह गए। शावेज तो फौरन मोमिन की रेंज से दूर हो बैठा। दादा का दिल सहम गया मगर फिर भी लहजा नॉर्मल रखा। मुझे भला तेरी इजाजत की जरूरत क्या है? अब तक रुका हुआ था, तबीयत संभल नहीं रही थी, मगर मजीद देर क्यों करता? तेरा तो दिमाग ही दुरुस्त नहीं, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ। अब बस बहुत हुआ, मैं अपनी बहू लाने वाला हूँ। तारीख दे आया हूँ। हाँ, दादा का सांस फूलने लगा था। उन्हें मोमिन पे गुस्सा आ रहा था, कोई तमाशा था क्या? लेकिन उनकी तवक्को से उलट मोमिन एकदम खड़ा हुआ और सामने की रखी तपाई को पाँव की ठोकर से दूर फेंक दिया। दादा उसके इस रद्द-ए-अमल से शश्त रह गए। अगले ही पल वो तकरीबन चिल्लाते हुए बोला, कोई शादी नहीं करनी मुझे, ना माहूर से ना किसी और से। आज के बाद इस घर में माहूर का नाम नहीं लिया जाएगा। बंद हो चुका ये बाब। भूल जाएं अब आप भी, बस अब। वो कहते साथ ही मुड़ा और घर से बाहर चला गया। दादा खड़े हुए मगर लड़खड़ा से गए। शावेज ने लपक कर उन्हें थामा। वो उसका हाथ थाम कर कुर्सी पर वापस बैठ गए। उनकी आंखें तेजी से भीगती चली गईं। शावेज खुद हैरान था, दादा को क्या दिलासा देता। मोमिन तो न जाने कहाँ निकल गया था। पीछे अब दादा थे और घर की वही तन्हाई जिसमें आज पहले से ज्यादा उदासी रच गई थी।
वो जितना भी परेशान होती कम था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मोमिन उसे लिए बगैर जा चुका है। ऊपर से उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। वो इसे कॉल कर के थक गई थी, तो यूं ही पार्किंग में एक साइड पर बने बेंच पर आ बैठी। दिल हर शय से उचाट हुआ था। आज इतनी खुश थी वो। सर मंसूर ने उसके काम की बेहद तारीफ की थी, उसकी मेहनत को सराहा था और वो ये सब मोमिन से शेयर करना चाहती थी। मगर वो इसीलिए बगैर और बताए बगैर इतनी आराम से कैसे चला गया? वो दिल गिरफ्तार सी पिलर से कंधा टेक कर बैठी थी। अब उसे अपने रूट की बस पकड़नी थी। मुश्किल भला क्या थी, हज़ारों बार का काम था, लेकिन दिल था कि दुखे जा रहा था। आँखें भर-भर आ रही थीं। वो एक आखिरी बार मोमिन का नंबर मिला रही थी, जब इसकी पुश्त पर कोई खांसा। वो मुड़ी तो सालिक पाशा संजीदा खड़ा अपने कोट का कॉलर दुरुस्त करता हुआ बोला, "आप अभी तक यहीं हैं मिस माहूर? खैरियत तो है ना? अगर कन्विंस का प्रॉब्लम है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ।" "नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं निकलने ही वाली थी। मेरी बस मुझे आराम से मिल जाएगी।" उसने आहनी लहजे की बेज़ारी को हद्दुल इम्कान कंट्रोल करते हुए कहा। "लेकिन क्यों? मैं हूं ना, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैं इस तरह ढलती शाम में आपको अकेला घर जाने के लिए नहीं दे सकता। चले आएँ।" वो इसे मज़ीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर आगे बढ़ गया तो माहूर का दिल एक बार फिर दुःख से भर गया। मोमिन तो उसे कभी भी अकेला जाने नहीं दे सकता था। जब से उसके नाम अपनी अंगूठी पहनाई थी, तब से वो मज़ीद टची हो गया था। इधर इसका ऑफ होता और उधर वो गाड़ी लिए मौजूद होता। आज क्या हो गया था उसे? ऐसा उन्हीं तकलीफ़ दे सोचों में वो उलझती रहती, मगर सालिक पाशा की गाड़ी के हॉर्न ने उसकी सोचों को मुंतशिर कर दिया। वो चारों नाचार गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। उसे अफ़सोस भी हो रहा था कि उसने अब्रिश के ऑफ़र करने के बावजूद उसके साथ जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो मोमिन से उसे पहले से कह रखा था कि वो आज उसे ड्रॉप करेगा। अब्रिश ने उसका इनकार बेयासियत से महज़ एक नज़र उसे देखा था। उसे चाहकर भी नहीं बता सकती थी कि अब से कुछ देर पहले सालिक पाशा कैसा कमाल दिखा चुका है। मोमिन तराब तो उसके अगले चंद मिनट्स में दादा की तबीयत का बहाना बनाता खामोशी से चला गया था। अब्रिश बज़ाहिर तो माहूर को खुदाफिज़ कहती गाड़ी निकाल ले गई थी, मगर वो पार्किंग से बाहर कुछ दूर अपनी गाड़ी रोके हुए थी। जैसे ही सालिक पाशा की गाड़ी उसके सामने से गुजरी, फ्रंट सीट पर उकताई हुई सी बैठी माहूर पर नज़र पड़ती वो स्टीयरिंग पे सर टिकाकर सिसक उठी। कितना ज़ालिम था ये शख्स! उसे एहसास तक नहीं था कि वो इतने माह वो मुझसे अनजाने मोहब्बत जताता आया। कितने आराम से भूल गया था वो। दिन-रात मैसेज करता था, दिन-रात चैट होती थी। कितने वादे कैसे-कैसे पैमां बाँधे थे। क्या कुछ भी ऐसा याद आकर सताता नहीं था? वो सोच रही थी, लेकिन सालिक पाशा को वो सब याद ही क्यों आता, जबकि वो सब अब्रिश के लिए था ही नहीं। जिसके लिए था भले से वो अनजान सही, मगर अभी भी वो उसे हासिल करने के करीब तर था। बस अब तो एक ही रुकावट थी, आदिल पाशा। और आदिल पाशा पार्किंग से सालिक को उसी लड़की के साथ लिए देख चुके थे। वो आजकल उनकी तमाम तर नफरतों का हदफ थी। उनकी जहरीली निगाहों ने सालिक की गाड़ी ओझल होने तक पीछा किया और फिर अपने सेल पर फौरन कॉल मिलाई। "हाँ यास, तुम्हें कहा था कि मुझे मुख्तार अंसारी से मिलवाओ, जितनी जल्दी हो सके। एक काम भी तुम ढंग से ना करना।" "कब?" "ठीक है, कल मेरे ऑफ़िस ही ले आओ उसे।" उन्होंने कॉल काटी और पुरसोच नज़रों से हिला में आँखें घुमाने लगे। बहुत अरसे बाद एक बार फिर चाल चलने का हुनर आज़माना था उन्हें। पहले भी इस चाल ने अकील मुग़ल की लुटिया डुबोई थी। एक बार फिर वही उनका चारा बनने वाला था। वो ज़ोर से हँस दिए, ऐसी हँसी जिसकी तह में मकारी और अयारी छुपी थी। शाम ढल रही थी, वो घर से निकल कर यूँ ही सड़कें नापता फिर रहा था। इतने शोर में भी इसके अंदर सन्नाटे उतर आए थे। वो खुद को ऐसी कैफ़ियत में महसूस कर रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ-पैर बाँध कर उसका सर पकड़कर पानी से भरे ड्रम में डिबो दिया हो। जान-कुनी की अज़ियत के साथ महज़ एक ही सोच मुंसलिक थी कि साँस बंद हो रही है। उसे साँस नहीं आ रही, उसकी हयात मुर्दा हो रही है। माहूर को खो देने का एहसास ऐसा ही अज़ियतनाक था। वो माहूर से दस्तबरदार हो गया था। उसे हैरत थी। उसने फुटपाथ पे चलते हुए दोनों हाथों से अपने बाल भींचे और इर्द-गिर्द मनज़र गायब देखने लगा। उसके बाद आँखों की नमी पूंछी। वो दोबारा से इस मंज़र को दोहराने लगा जब सालिक पाशा ने उससे कहा कि माहूर को चाहता है। आखिर क्यों वो गूंगा बनकर सुनता रहा? क्यों ना कह सका कि माहूर तो उसकी कुल कायनात है। वो कैसे जीना छोड़ दे? वो कैसी अपनी हयात उसे दान कर दे? लेकिन वो कुछ भी ना बोल सका था, एक लफ्ज़ भी। वो सोच रहा था कि आखिर किस बात ने उसे चुप रहने पर मजबूर किया है। जॉब की उसे कोई परवाह नहीं थी। यहाँ से चली जाती तो कहीं और मिल जाती। इतना बामुरव्वत वो कभी नहीं था कि सालिक पाशा का लिहाज़ करता। मगर दर हकीकत मोमिन तराब को मुरव्वत ही मार गई थी। दादा के ऑपरेशन के सिलसिले में सालिक पाशा की गई भाग-दौड़ और वो खतीर रकम जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन और प्राइवेट रूम के खर्चात की मद में सालिक पाशा की जेब से अदा हुई। वो ज़ेर-पार था। वो सालिक पाशा का मकरूज़ था। भले से सालिक पाशा ने उसे किसी किस्म का तकाज़ा नहीं किया था, न कभी करना था, और इसी एहसान के बाढ़ तले मोमिन की सारी खुशियाँ सिसक कर फ़ना हो गईं। वो कैसे भूल जाता कि जिस वक़्त दादा का ऑपरेशन चल रहा था, वो अंदर से कतरा-कतरा मर रहा था। दादा की फ़िक्र और इन अखराजात की फ़िक्र उसे निढाल किए दे रही थी, जो उस ऑपरेशन पे उठ रहे थे। सालिक पाशा इस घड़ी सच में फ़रिश्ता बन के आया था। वो उसका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकता था। लेकिन आज इस एहसान का बदला मोमिन तराब ने अपनी ज़िंदगी उसे दान करके चुका दिया था।
वो अपनी खुशियाँ, अपनी हँसी, अपना सुख सब कुछ सालिक पाशा के हवाले करके खुद तही दामा फिर रहा था। वो शिकस्ता कदमों से चलता फुटपाथ के किनारे नस्ब हुए एक संगी बेंच पे आ बैठा। पास से एक पेशवर फ़कीर गुज़र रहा था जिसने मोमिन को देखकर पहले से मज़ीद लंगड़ाना शुरू कर दिया। करीब आकर गिड़गिड़ाते हुए भीख माँगने लगा। "ए बाऊ, कल से रोटी नहीं खाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। तेरे बच्चे जिएँ, इतनी तत्ती हवा ना लगे उन्हें कभी। तेरी खुशियाँ सलामत रहें, तेरा घर आबाद रहे।" मोमिन के होंठों को हँसी ने छुआ, मजरूह हँसी। उसने जेब में हाथ डाला और जितने छोटे-बड़े नोट थे सभी उसके हाथ पे रख दिए। वो फ़कीर हक तक उसे यूँ देखने लगा जैसे उसकी ज़हनी हालत पे शुबा हो। उसे शक गुज़रा कि ये बंदा पागल है या उसके साथ चालाकी कर रहा है। तभी इन पैसों में से उसने 100 का नोट उठाया और बाकी उसके पास ही बेंच पे रख कर वो फुटपाथ पर लंगड़ाता हुआ तेज़ी से वहाँ से निकल गया। अब कि मोमिन पहले से ज़्यादा शिद्दत से हँसा। उसने असना में उसकी नज़रों के सामने बिल्कुल सालिक पाशा की गाड़ी ज़न करके गुज़र गई। उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी माहूर को देखकर उसकी हँसी एकदम आँसुओं में ढल गई। वो आस-पास की परवाह किए बगैर बेधड़क रो दिया। कप का गुबार सीने में चक्रियाँ खा रहा था और उसने पानी से धो दिया। वो रोता रहा और शाम धीरे-धीरे रात में ढलती गई। वो इश्तियाल में घिरी घर में दाखिल हुई। जी चाहता था हर शय को आग लगा दे। उसे मोमिन पे इश्तियाल के साथ रोना भी आ रहा था। आखिर कैसे वो इससे लापरवाही बरत सकता था? आज सिर्फ उसकी वजह से उसे सालिक पाशा के साथ घर आना पड़ा, वगरना अगर वो मोमिन के साथ ना आती तो अब्रिश के साथ आ जाती, मगर मर कर भी सालिक पाशा की गाड़ी में न बैठती। वो शख्स जितना भी बेमिसाल होता उसकी निगाह में नहीं जचता था। आदिल पाशा ऐसा नाम था कि उससे जुड़ी हर शय से वो मुतनफ़िर थी। उसने खासी आवाज़ के साथ गेट बंद किया तो ज़ुलेखा दादी परेशान सी किचन का जाली वाला दरवाज़ा खोलकर बरामद हुईं। उसे देखकर चेहरे पे जबरी मुस्कुराहट ज़रूर आई, मगर फ़िक्र की लकीरें हनूज़ थीं। माहूर सलाम करके वहीं सहन में कुर्सी पर जूते उतारती टाँगें ऊपर करके बैठ गई। "थक गई हो?" दादी ने उसके उदास और बेज़ार चेहरे को देखते हुए पूछा। "रायना है अंदर, कुछ देर पहले ही आई है। तुम्हारे लिए शरबत बना रही है, बस लाती होगी। कैसा रहा तुम्हारा फंक्शन?" "वो तो बहुत अच्छा रहा दादी, सर ने बहुत तारीफ़ की और ये रायना को आने की होश आ गई, बड़े दिनों बाद आई है।" उसका मूड रायना के ज़िक्र पे कदरे बेहतर हो गया। इतने में वो भी ट्रे में शरबत का जग और गिलास लिए किचन से निकली और उसे छोटी-सी टेबल पर रखकर चहकती हुई बोली, "मुझे छोड़ो, आज तो बड़े-बड़े लोगों को होश आ गई। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आकर चला भी गया।" "क्या मतलब? किनको होश आ गई?" उसने गिलास में शरबत उंडेलते हुए पूछा। "मोमिन को और किसको? उसके दादा आए थे, तुम्हारे और मोमिन का रिश्ता भी पक्का करके गए हैं और शादी की तारीख भी तय गए हैं। हैरत है तुम्हें बरामदे में रखे ये इतने बड़े-बड़े मिठाई के टोकरे नहीं दिखाई दे रहे?" माहौर ने मुंह में बड़ा घूंट बमुश्किल हलक से नीचे उतारा और गिलास फौरन मेज पर वापस धरा। आंखें फाड़-फाड़ कर मिठाई के टोकरे देखने लगी, जिन पे वाकई अब तक उसकी निगाह नहीं पड़ी थी। मुरझाया चेहरा यूं खिल उठा जैसे पहाड़ उतर आई हो। वो एकदम अंदर की तक शांत हो गई। "अच्छा तो जनाब इस काम के लिए वहां से गायब हुए थे, लेकिन बताना तो चाहिए था ना, नाराज़ी तो मेरी बनती है।" उसने दिल में सोचा और ज़ुलेखा दादी से पूछा, "मोमिन खुद भी आया था क्या?" उन्हें नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, "नहीं, उसके दादा थे और मोमिन का दोस्त था, उसके मोहल्ले में रहता है। उसके दादा तो कह रहे थे कि वो उसे बिना बताए आए हैं, घर जाके उसे अचानक बताकर खुश करेंगे।" दादी के जवाब पर वो दोबारा जहाँ की तरह बैठ गई। "अगर यहाँ भी नहीं आया तो कहाँ गया आखिर?" "अच्छा तुम क्यों मुँह लटकाए हुए हो? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर मिठाई के हिस्से बखरे करते हैं। जन्नत और ज़ोनी ट्यूशन से आते हैं तो इनके हाथ मोहल्ले में भिजवानी है।" रायना के कहने पे वो उठती लगी थी, मगर ज़ुलेखा दादी के परेशान चेहरे को देखकर वो दोबारा टिक गई। "दादी क्या बात है? आप चुप-चुप क्यों है? क्या कोई डिमांड की है मोमिन के दादा ने?" उसके ज़हन में यही बात आई थी। रायना भी लुक़मा दिया। "हाँ, वाक़ई जब से आई हूँ, मजाल है जो दादी ने मुझे कोई ताना मारा हो। आज तो मुझे मेंढकी कहकर भी नहीं बुलाया। बोर ही होती रही हूँ मैं।" मगर ज़ुलेखा दादी संजीदगी की बुक्कल ओढ़े रहीं। बिला आखिर माहौर के इसरार पे बताना पड़ा। "मोमिन के दादा तुम्हारे लिए शगन का सेट भी लेकर आए थे, सोने का।" वो मनहूस अकील की नज़र पड़ गई उस पे। "जैसे ही मैं ज़रा सट्टी लेकर निकल गया, अब लौटा देगा उसे जुए में।" "क्या?" माहूर और रायना की मुश्तरका चीख सहन में गूंजी। "तो आप अब बता रही हैं, अब तक तो बाबा ने वो सेट पार भी लगा दिया होगा। क्या करती हैं आप दादी? क्या कहेंगे हम मोमिन और उसके दादा को? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में?" वो रूहान सी होती सर पकड़कर बैठ गई। रायना भी तासुब से सर धुन रही थी और वो लोग कर भी क्या सकते थे। ज़ुलेखा दादी तो खुद इस बात से कलक नहीं जा रहा था। काश वो उसे अलमारी में महफूज करके दूसरे काम में मसरूफ़ होती, मगर अब क्या फ़ायदा था भला ये सोचने का। अकील मुग़ल काम दिखा गए थे। "मैं ढूँढती हूँ बाबा को जाकर।" माहूर एकदम खड़ी होती हुई बोली। "रायना तुम सैफ को कॉल मिलाओ, उसे बोलो कि वो घर पहुँचे, तब तक मैं अकेली जाती हूँ बाबा के पीछे।" "तुम पागल हो गई हो क्या?" ज़ुलेखा दादी ने उसे लिताड़ा। "कहाँ जाओगी उसे तलाशने? पता भी है जवारियों में उठता बैठता है अब वो। कितनी चीज़ें घर की बेच चुका है अब तक। तुम्हें बताया नहीं कि ख़्वाह-मख़्वाह घर में फ़साद होगा। तुम लड़की ज़ात, अगर कोई ऊँच-नीच हो गई तो? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगी जो उसके पीछे गई तो। एक बार नमो भी माज़ी में ऐसी गलती करके तमाम उम्र का दुःख पाल बैठी है। मैं वही गलती हरगिज़ नहीं दोहराने दूँगी, समझी?"
सुलेखा दादी तेज होते तनफ्फुस के साथ खासी ऊंची आवाज में उसे डांटती चली गई। माहूर धम से वापस कुर्सी पे गिर सी गई। उसकी आंखों से आंसू की लकीर गालों पर गिरना शुरू हुए और फिर कोई रुकावट ना रही। रायना और जुलेखा दादी परेशान जरूर हुई मगर उसे रोने दिया। अब उन्हें क्या बताते कि बाबा की हरकत का रोना तो जो था सो था, मगर उसी रोने में मोमिन के रवैया का दुख भी शामिल था। उसे खुद को ये यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा था कि मोमिन उसकी तरफ से गुफलत बरती है। और फिर उसका मुसलसल बंद फोन, तरह तरह के वहम और खदशे उसके दिमाग और दिल को घेरे हुए थे। सालिक पाशा की नज़रों में बेबाकी जो आज उसे महसूस हुई थी, पहले कभी भी नहीं हुई थी। जो उसे समझ आ रहा था उसका ज़हन कबूल करने से इनकारी था। अबरिश और सालिक पाशा की मोहब्बत की वो खुद गवाह थी। फिर उसे आज सालिक पाशा का झुकाव खुल्लम खुल्ला अपनी और क्यों महसूस होता रहा था। जितना सोचती जा रही थी, दिमाग की गंजलकें बढ़ती जा रही थीं। ये सब वो मोमिन से शेयर करना चाहती थी मगर वो मिलकर नहीं दे रहा था। उसकी छठी हिस्स मुसलसल खड़कना शुरू हो गई थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसकी कोई बहुत ही कीमती मता उसके हाथों से निकलने वाली। मोमिन घर पहुंचा तो रात काफ़ी हो चुकी थी। वो हाल से बेहाल, अजीब ही लोटा-पिटा सा दिखाई दे रहा था। दादा ने दरवाज़ा तो खासे गुस्से में खोला था, उसकी खूब क्लास ली मगर उसको देखकर उनका दिल जैसे मसला गया था। वो रोया हुआ भी लग रहा था। उन्होंने उसे कंधों से थाम लिया। मोमिन, क्या बात है? ये क्या हालत बना रखी है? कहाँ था तू? कब से शाविज़ को कहकर फ़ोन करवा रहा हूँ मगर बंद जा रहा है। अभी-अभी इस बेचारे को घर भेजा है मैंने ज़बरदस्ती, और तू है कि तुझे फ़िक्र ही नहीं। पीछे बुड्ढा दादा घर अकेला है, तेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ना जी, आवारा हो गया तू मोमिन। वो बातों के शोर में बेचैन कर देने वाली खामोशी को दबाना चाह रहे थे। माहौल में बहुत अजीब सा एहसास हावी था, कुछ गड़बड़ थी। मोमिन जवाब में एक हरफ नहीं बोला था, बस खामोशी से कोट सहन में रखी चेयर की बैक पर डालकर निढाल सा खुद भी बैठ गया। कहीं नहीं, बस यूं ही कोई पुराना शनासा मिल गया था, उसी के साथ था। वो धीमी आवाज में कहते हुए झुककर तस्मे खोलने लगा। कैसा शनासा पोते? मैं ऐसा कौन है जिनको नहीं जानता? तुझे शनासा कहने की नौबत पहले तो कभी नहीं आई। मोमिन, मुझे सच सच बता। देख, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है कि झटके सह सके। मुझे बता क्या हुआ है। दोपहर को क्या बकवास करके निकला था घर से कि माहूर से शादी नहीं करनी? क्यों बता मुझे, ऐसा क्या हो गया एक ही दिन में? बोल। दादा झंझला गए थे, उन पर बेबसी भरा इश्तियाल हावी हो रहा था। वो मोमिन से सख्ती से पास परस करना चाहते थे मगर उसकी हालत देखकर मुसलहतन नर्म हुए थे। बस यूं ही दादा, मुझे मुनासिब यही लगा कि इनकार कर दिया जाए। मोमिन के जवाब एक पल को दादा का दिल तो किया कि एक थप्पड़ मारे उसे, मगर वजह है, वजह बता। क्या कहूँ मैं उस बच्ची के घर वालों से कि मेरे पोते को ये रिश्ता मुनासिब नहीं लग रहा? ये बोलूं? आप खामोश हो जाएं, बस कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं खुद ही माहौर को इनकार कर दूंगा। वो दोनों पैर जूतों से आजाद कराते हुए बोला। सारा जिस्म मारे थकन के फोड़ा बना हुआ था। वो चुपचाप फर्श ताड़े जा रहा था। दादा की आवाज ना उभरी तो सरसरी निगाह उन पर डाली। दिल यकदम जकड़ा गया। वो बेआवाज रो रहे थे। मोमिन उसी लम्हे कदमों में आ बैठा। जी अपना भी भरा हुआ था। बेख्तियार गोद में सर रखे खुद भी रोता चला गया। मैं माहूर को हार आया हूँ दादा। माहूर मुझसे छिन गई है दादा। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि कभी मुझ पर भी ये वक्त आ सकता है कि मैं किसी की इस कदर ज़ेर-बार हो जाऊँगा। मुझे अपनी सांसें देकर बदला चुकाना पड़ेगा। मेरा दिल बंद हो रहा है दादा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने लंबे चौड़े पूरे मर्द पोते को यूं बच्चों की तरह रोते देखकर दादा तो जैसे जिंदा दरगोर हो गए थे। उन्हें सीने में बाईं तरफ भारीपन महसूस होना शुरू हो गया था। वो हल्की हल्की उठती टीसों को दबाते मोमिन का चेहरा ऊंचा करके उसे चूमते हुए बोले, कैसे कैसे हार गया तू? एवी मजाक है क्या? रिश्ता तय किया मैंने तेरा, अंगूठी पहनाई थी तूने, ऐसे कैसे छीन ले गया कोई तुझसे तेरी चाहत? मोमिन ने दिल गिरफ्तगी के साथ आंखें पूछते हुए दादा को मुख्तसर सारी बात बता दी। जवाबन वो हक तक उसकी शक्ल देखते रह गए। मैं करता हूँ सालिक से बात, उसे बताऊंगा कि तू कितना चाहता है माहौर को। तेरी बात पक्की कराया हूँ उसके साथ। वो अच्छा लड़का है, इज्जत करता है मेरी, समझ जाएगा। वो जोश से बोलते उसे तसल्ली दे रहे थे। मोमिन नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। माहौर की भलाई इसी में है दादा। वो और उसके बहन भाई अपनी माँ के एक बार फिर करीब हो जाएंगे। सब एक साथ हो जाएंगे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। माहौर की माँ का क्या ताल्लुक इस सब से? दादा ने हैरत और अचंभे से उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर ऊंचा किया। माहौर ने मुझे आज ही बताया कि उसकी माँ सर सालिक की सौतेली वालदा है, यानी बाबा के फ्रेंड आदिल पाशा की दूसरी बीवी। और दादा के जहन में जैसे झमाका से होने लगा। कुछ आगे पीछे होते मनाजिर उनका दिमाग झंझोड़ने लगे, मगर उस वक्त उन्हें मोमिन की दिलजोई से मतलब था, इसलिए उसे डपटते हुए बोले, उसकी माँ उनसे मिले या बाप, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मुझे बस ये पता है कि माहूर मेरी बहू है, उसे मैंने तेरे लिए मांगा है और उसे तेरी दुल्हन बनना है। नहीं दादा, भूल जाएं इस किस्से को। सर साले का मुझ पे एहसान इतना बड़ा है कि मैं सारी उम्र भी उनकी चाकरी करूं तब भी अदा न कर सकूं। उस दिन अगर वो मेरे काम ना आते तो शायद मैं आपको खो देता। दादा, उन्होंने अपनी जिंदगी में खासे दुख देखे हैं। मैं उनसे उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत छीन कर उन्हें बिल्कुल तही दस्त नहीं कर सकता।
मुझे अपना दिल और ज़र्फ़ बड़ा करना होगा और फिर मेरे पास क्या है दादा, सिवाय ज़ुबानी कलामी मोहब्बत के? सर सालिक माहौर को वैसी ज़िंदगी दे सकते हैं जैसी मैं उसे देने की महज़ ख़्वाहिश कर सकता हूँ। उसे सर सालिक का बनने दें दादा, इसमें उसकी सारी फ़ैमिली की भलाई है। वो खुश रहेगी दादा क्योंकि सर उसे बहुत खुश रखेंगे और माहौर को मैंने खो तो दिया तो क्या हुआ? आप तो मेरे पास हैं ना? एक बार फिर मोमिन और दादा, दादा और मोमिन। वो रोते से हँसकर दादा की गोद में मुँह देकर दोबारा रो दिया और दादा गंग से हो गए। क्या वो नहीं जानते थे कि माहौर उनके होते ही के लिए क्या है? जो वो कह रहा है, उस पर अमल करने की कोशिश में अपनी तमाम तर तवानाई भी सर्फ़ कर दे, तब भी उसे भूल नहीं पाएगा। मोमिन का सर सहलाते हुए उन्हें अपने आँसुओं पर काबू पाने में ख़ासा तरद्दुद करना पड़ा था। सारे सहन में मनहूस सी खामोशी फैल गई थी। मुद्दतों पुरानी उदासी हर सू पर फैलाए मुकम्मल इस्तेहकाक के साथ विराजमान हो चुकी थी। किस्त नंबर 9 ख़त्म हो गई है और क्या एपिसोड थी यार! मतलब सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बता दूँ कि दादा का नाम क्या है? दादा का नाम तराबुल हसन नहीं है ना? कुछ ऐसा ही न नाम है दादा का। और आप अगर पीछे पिछली एपिसोड में जाकर देखें, तो जब आदिल पाशा उनके मोहल्ले में आके रहा था ना, अम, माहूर की जो अम्मी-अब्बू का है आदिल पाशा और नम्मों के मोहल्ले में जब आके रहा था, तो वो किसी बंदे के ऊपर वाले पोर्शन में रहा था। याद आया आपको तराबुल हसन के पोर्शन में? तो ये वो वाला नाम हो सकता है, ये दादा का वो वाला घर है, ठीक है? वहाँ पे रहे थे ये लोग। तो ये भी मतलब उसी मोहल्ले में पहले रहकर आए थे या फिर ऐसा कोई इनका सीन बनता है। तो वो अभी क्लियर नहीं हुआ और कुछ और भी ऐसे स्टोरी के पॉइंट्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए, जो दादी ने वे भी नहीं बताई, ये दादा को पता है, दादा बताएगा, लेकिन दादा को याद आएगा तब। लेकिन तब तक हम लोग स्टोरी के बारे में थोड़ी-सी डिस्कशन कर लेते हैं, वो ये कि अ, क्या नाम है मोमिन, मोमिन क्यों बेवकूफ़ी कर रहा है यार? चले वो उसको देखे कि हाँ, मेरा बॉस उसे पसंद करता है, लेकिन वो माहूर को भी तो देखे ना, माहूर किसको पसंद करती है? माहूर को सब बता दे, जो माहूर की मर्ज़ी वही करे। लेकिन नहीं, सबको अच्छा बनने का शौक है। उधर वो रायना, वो दुखी हुई है, सॉरी अब्रिश, अब्रिश दुखी हुई है, बस कोने में बैठ के वो रो रही है। वो कोई अपना नहीं किरदार अदा करेगी कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं, वो सब बस होने देगी। आदिल पाशा भी बेचारा बुरा नहीं है, नहीं सालिक सालिक पाशा भी बुरा नहीं है, उसे क्योंकि कुछ पता नहीं है ना, उसे बताए तो दें, उसे बताएँ एक दफ़ा फिर आगे से देखा जाएगा। फिलहाल सभी पॉज़िटिव हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं, अपनी-अपनी तरफ से एक-दूसरे का भला ही सोच रहे हैं, आदिल पाशा के अलावा। आदिल पाशा अब कोई गेम करने लगा है, क्या गेम करेगा? कुछ तो वो सोच रहा है, आज के साथ मिलके प्लानिंग कर रहा है। और ये देखो अकील मुगल को, मजाल है जो कभी उसने कुछ अच्छा किया हो, वो सोने का सेट भी दे आया उसका, निकम्मा ना हो तो। चलें जी, अगली किस्त में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।